हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा जी लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा आपका FST 3 जो हुआ है उसका केमिस्ट्री पार्ट। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, हमें बेसिक इक्वेशन जो है अपनी वो हमें लगानी है फर्स्ट लो और वहां से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। तो स्टेटमेंट 1 सेज इन आइसोबैरिक प्रोसेस heat absorbed by the system is equal to the decrease in enthalpy of the system। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 46, तो भाई इसका हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो ये कह रहे हैं कि भाई आइसोबैरिक प्रोसेस है, मतलब भाई प्रेशर आपका क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। तो प्रेशर को कुछ के मान लेते हैं। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सिस्टम ने हीट क्या की है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो Q का साइन क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, और बोल रहे हैं इज इक्वल टू डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, कि ये जो है ये बराबर होगी डेल्टा H के जो डिक्रीज हो रही है, ऐसे बोल रहे हैं डिक्रीज इन एंथैल्पी। ठीक है, तो हम पता करते हैं भाई ये सही बात है या नहीं है। तो हमने कहा बेटा अगर हम फर्स्ट लो लगाएं तो हमने कहा डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, राइट। और एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो डेल्टा H को अपन लिख लेते हैं बेटा डेल्टा U प्लस क्या होता है अपना डेल्टा PV। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा डेल्टा U, इसको अपन लिख देंगे PdV प्लस VdP। ठीक है, अच्छा प्रेशर कांस्टेंट है बेटा तो dP आपका 0 हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, अच्छा यहां से अगर हम रिप्लेस करना चाहें इस चीज को, किस चीज को, देखिए समझना, डेल्टा U को यहां से रिप्लेस कर दीजिए, ये क्या है Q प्लस W, W क्या होता है बेटा माइनस PdV। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया Q माइनस PdV प्लस PdV, dV से क्या बेटा कैंसिल हो गया, तो डेल्टा H जो आया है वो आ रहा है कितना बेटा आपके हीट के बराबर। तो हमने कहा कि हीट का साइन क्या था बेटा, पॉजिटिव थी, सिस्टम को हीट दी गई थी, राइट। तो हीट का साइन पॉजिटिव है तो डेल्टा H क्या आएगा, पॉजिटिव, व्हिच मींस सिस्टम की जो एंथैल्पी बेटा वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ना कि डिक्रीज। इसलिए क्या है ये गलत है, बस ये छोटी सी बात की वजह से गलत है ना। अगर आपने यहां तक निकाला और इसकी लैंग्वेज पे नहीं गए कि इंक्रीज बोल रहा है डिक्रीज बोल रहा है, ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, चारों के चारों स्टेटमेंट ऐसे ही हैं। तो पहला क्या हो जाएगा बेटा रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 सेज इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आइसोकोरिक है बेटा तो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा हमें बोलना है कि हीट रिलीज, तो अगेन लगाते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। आइसोकोरिक के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं बेटा, तो वो अपना वर्क हो जाएगा बर्डन 0। तो यहां से क्या आ रहा है, हीट रिलीज बोल रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि डेल्टा Q क्या है बेटा, नेगेटिव है, सिस्टम ने हीट रिलीज की है। तो बोल रहे हैं कि इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। नहीं, अगर हीट रिलीज हुई है तो सिस्टम की तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी ना बेटा भाई। या तो आप मैथमेटिक्स से देख लीजिए, नेगेटिव आ रहा है बेटा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा मतलब U2 माइनस U1 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, which means U1 बड़ा था। तो पहले सिस्टम की एनर्जी ज्यादा थी, बाद में सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, कम। तो सिस्टम की एनर्जी में क्या हो रहा है, जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है ना कि इंक्रीज। स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है। स्टेटमेंट 3 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट 3 सेज इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमने कहा कि भाई डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। एडियाबैटिक है बेटा, हीट चेंज वहां पे, हीट एक्सचेंज वहां कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। और इसको बोल रहे हैं कि डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव, which means U2 माइनस U1 क्या होगा बेटा, लेस देन 0 होगा। सिस्टम की एनर्जी क्या कर रही है, इंटरनल डिक्रीज कर रही है, उसी के इक्वल है। स्टेटमेंट 3 क्या है हमारा यहाँ पे करेक्ट है, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका थर्ड। फोर्थ अगर आप देखना चाहो, फोर्थ क्या बोल रहे हैं, इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। देखिए साइक्लिक है, हमें पता है कि जो इंटरनल एनर्जी बेटा स्टेट फंक्शन है। तो अगर आप एक साइकिल में दोबारा अगर आप इनिशियल पॉइंट पे ही आ गए, अपना फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम है, तो आपकी जो चेंज होगा इसमें इंटरनल एनर्जी में वो क्या होगा बेटा 0 है, क्योंकि ये क्या है स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो हमने बोला कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये 0 हो गया, साइक्लिक प्रोसेस है, तो यहां से आ गया Q इज इक्वल टू माइनस W। अच्छा अब बोल रहे हैं सिस्टम पे वर्क किया गया है, वर्क ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम में W क्या रहेगा, पॉजिटिव, ये क्या नेगेटिव, तो ये क्वांटिटी क्या होगी ओवरऑल बेटा नेगेटिव। तो हीट व्हिच मींस सिस्टम से हीट क्या होगी बेटा बाहर निकलेगी, राइट, नेगेटिव आ रहा है। इन्होंने क्या बोला है, इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सिस्टम एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सिस्टम हीट
रिलीज करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ठीक है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 3। Moving on to the next question, question number 47. 47 says 20 ग्राम of naphthoic acid, उन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, खैर इन्होंने मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया, तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कुछ नहीं करना है। इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन इज 2 केल्विन इज ऑब्जर्व्ड फॉर द सॉल्यूशन। ओके, वांट ऑफ इक्वेशन आपने क्या बताना है, तो वांट ऑफ फैक्टर, ओके, केएफ दे दिया है। तो बेटा सिंपल क्वेश्चन है सॉल्यूशन पोलैरिटी प्रॉपर्टीज का, ठीक है। और वहां पे आपको जो प्रॉपर्टी दी गई है वो है हमारी कौन सी, डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग टेम्परेचर, राइट। तो अगर हम देखें तो फॉर्मूला लगाना है सीधा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू बेटा आई इंटू केएफ इंटू मोलैलिटी। केएफ आपको दिया गया है, मोलैलिटी हम निकाल सकते हैं हमारी बेसिक नॉलेज से, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है जो जरूरत है मोलैलिटी के लिए। वांट फैक्टर आई हमें निकालना है, डेल्टा टीएफ दिया गया है 2 केल्विन का, वहां पे डिप्रेशन आया है फ्रीजिंग पॉइंट में। केएफ की वैल्यू इन्होंने दी है बेटा 1.72। मोलैलिटी आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 20 ग्राम बाई मोलिकुलर वेट कितना है बेटा 172। ये क्या आ गया, नेप्थोइक एसिड के कितने मोल्स हैं, सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है, बेंजीन कितना दिया बेटा 50 ग्राम दिया है, ठीक है। और इसमें इसके मोल्स मत निकाल देना, बेंजीन की केवल हमें वेट ही लिखना था, लेकिन ये ग्राम में है, केजी में करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो बेटा 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां से आई अगर हम निकालना चाहें, देखिए ये 172 की 2 जीरो यहां से जाएगी, 1 जीरो यहां से जाएगी बेटा, 5 4 जा 172 कैंसिल हो गया, तो आई यहां से जो आया है बेटा वो आया 2/4, ठीक है। विच मींस कितना आ गया बेटा यहाँ पे ये 0.5, और 0.5 आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 30, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला गया है समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या है, केवल आपको क्या बोलते हैं, केवल एटॉमिक जो है एलिमेंट नहीं दिया है, जैसे नाइट्रोजन है तो उन्होंने क्या मॉलिक्यूलर भी दे दिया है N2, तो N2 और N में कंपेयर करना है, कैसे करेंगे देखना। तो अगर आप देखो तो हमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में बेटा MOT में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो N2 का अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो वहां से क्या है आपको हिंट लग सकती है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला है कि N2 का ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू N, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आप N2 से निकालोगे तो उसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू आपका नाइट्रोजन में N में। तो कैसे करेंगे समझना, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर बेटा ये एटॉमिक है, तो नाइट्रोजन का तो हमें पता नहीं क्या है आपका, देखिए 1s2 2s2 2p3 है ना, हाफ पे डालता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक बात समझते हैं कि आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं बेटा 2p में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। N2 का जब आप बनाओगे, N2 का अगर हम लिखें तो क्या आएगा बेटा, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर हो जाएगा बेटा आपका क्या, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py सिग्मा 2pz, राइट। अब समझना, हमने कहा यार 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 14 है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 8 वहां तक गए बेटा, 9 10 11 12 13 14, राइट, यही होगा। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि देखना हमें केवल लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचना है, क्योंकि अपने को क्या है आयनाइजेशन एनर्जी में बेटा जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना होता है, तो हम केवल इसके बारे में सोचेंगे। उसके बारे में अगर हम सोचें तो जो ये p वाला जो ये है अपने पास 2p वाले जो हैं, क्या हुआ होगा, इधर 3 2p के बेटा ये दूसरे नाइट्रोजन के हो गए, और यहाँ से क्या हुआ होगा कि आपके बॉन्डिंग में बनेंगे फिर एंटी बॉन्डिंग में बनेंगे, राइट। तो आपके यहाँ पे 6 कंबाइन कर रहे हैं, तो हमने कहा कि ये बन गया बेटा, एक बन गया यहाँ पे ये पाई वाला, ये आपका सिग्मा वाला, और यहाँ पे फिर आपका ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास आ रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, इस तरह का हमारे पास कुछ है, हमने कहा कि ये क्या है बेटा 2p है, तो ये वाला है आपका पाई 2px और पाई 2py, ये वाला आपका बेटा सिग्मा 2pz, और फिर ये आपके क्या है पाई एंटी बॉन्डिंग है, और ये क्या है बेटा आपका
सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। समझने की बात क्या है कि आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है वो किसमें गया बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ना कि एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग की एनर्जी आपके इन वाले से तो कम पे है भाई, इनिशियली आपके जो 2p थे, ठीक है, तो उनसे तो ये जो 3 2p आपको दिख रही हैं नाइट्रोजन के, और इधर भी ये 3 2p, इनसे तो एनर्जी कम ही रहेगी बॉन्डिंग वालों की। तो आपका फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एंटी में अगर बात करें, जिस इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है आयनाइजेशन एनर्जी आउटर मोस्ट को, तो वो उसकी एनर्जी क्या है बेटा, कम है, ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहां से निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मान लो ऐसा कुछ होता कि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां एंटी बॉन्डिंग में होता, तो उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, उसको निकालने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ती, क्योंकि वो अनस्टेबल है एज कंपेयर टू अगर इसमें आपकी जो ये वाला लेवल जो है 2p का, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में बेटा बॉन्डिंग में जा रहे हैं, बॉन्डिंग में जा रहे हैं, व्हिच मींस स्टेबल है, उसकी एनर्जी क्या है, कम है, आपको ज्यादा देनी पड़ेगी उसको बाहर निकालने के लिए। तो N2 में क्योंकि बॉन्डिंग में जा रहा है, तो N की कंपैरिजन में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, सही है। दूसरा समझना, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो कंपेयर करवा रहे हैं ये सेकंड कंपेयर करवा रहे हैं बेटा आपसे, और यहाँ पे FST3 कर लीजिए, 2 नहीं है, FST3। दूसरा जो कंपेयर करवाया जा रहा है वो है बेटा O2, और इसमें बोल रहे हैं ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन का अगर आप लिखोगे तो ऑक्सीजन में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे अपने पास इसको O2 कर देते हैं ना, O2 16 रहेगा, बस इसमें क्या होगा कि आपका 2pz वाला आगे जाएगा बेटा इस वाले बॉन्डिंग के, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा चेंज करना चाहें तो एक यहाँ पे रहेगा और आपके 2 यहाँ पे रहेंगे, राइट। तो ये बॉन्डिंग के ही है और फिर ऐसे एंटी बॉन्डिंग के रहेंगे। तो अगर आप O2 का लिखोगे 16, यहाँ तक 14 हुआ था बेटा, 15 16, तो आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, आपका एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है ना। इसके बाद भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, अपने को पता है। इसके बाद में क्या आएगा बेटा आपका, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। 14 हो गए थे 15 और सेम स्पिन 16, ठीक है। तो फाइनल जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा है वो एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। O2 की अगर आप नॉर्मली बात करते तो नॉर्मल तो ये रहे 2p, उसके इससे भी ऊपर चला गया है, ये रहा एनर्जी में, उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो आपको उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो MOT के इस डायग्राम से कंपेयर करके आप एटॉमिक वाले को और मॉलिक्यूलर वाले को कंपेयर हम मतलब वहां से अपन आयनाइजेशन एनर्जी का आइडिया लगा सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी चेंज कर लेना O2 के लिए, वो तो आप कर सकते हो, दैट इज नॉट ए बिग डील, बस आइडिया देना है कि कैसे हम यहाँ पे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व, ठीक है। और थर्ड जो कंपेयर करवा, तो व्हिच मींस इसकी ज्यादा होगी, ये तो एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, ये आसानी से निकलेगा, तो ऑक्सीजन से निकालने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन वाला जो है बेटा एटॉमिक जो है उसकी ज्यादा होगी, तो 2 भी सही है। थर्ड की आप बात करोगे, थर्ड में बोल रहा है नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन से, अपने को पता है बेटा नाइट्रोजन क्या है, हाफ फील्ड है ना, 2p3 आ रहा है, ऑक्सीजन में 2p4 आएगा, हाफ फील्ड है। नॉर्मली पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपका Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो बेटा आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आउटर मोस्ट। बट यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबल है, जिसकी वजह से हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड के केस में क्या होगा, वो वाले जो आपके एटम है जैसे नाइट्रोजन है, तो उसके आजू बाजू वालों ज्यादा होगी, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो उससे ज्यादा तो होगी उसकी, ठीक है, वो तो नॉर्मल ट्रेंड है, लेकिन राइट वाले से भी ज्यादा होगी क्योंकि वो हाफ फील्ड है, तो व्हिच मींस नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। तो तीनों के तीनों ही सही हैं, व्हिच मींस ऑल ऑफ दिस। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे कि मॉलिक्यूलर और एटॉमिक में कैसे कंपेयर करना है, लेकिन आगे कभी भी क्वेश्चन आए तो सिंपली आपको ये देखना है कि उसका लास्ट बॉन्डिंग में जा रहा है एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है एनर्जी हाई है, आपको कम देनी पड़ेगी निकालने के लिए, व्हिच मींस एटॉमिक वाले की ज्यादा होगी। और अगर बॉन्डिंग में जा रहा है जो कि N2 में गया तो बेटा उसकी एनर्जी कम होगी, स्टेबल होगा, आपको उसको बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, व्हिच मींस मॉलिक्यूलर की ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 49 आपसे बोल रहा है कि ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर गिव्स, तो ब्लीचिंग पाउडर का अगर ऑटो ऑक्सीडेशन हो तो आपको क्या मिलेगा, ये हमें बताना है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए ना, इसमें मतलब आप तुक्के नहीं मार सकते हो, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बेटा छोड़ दो क्वेश्चन को। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपको सारा इन एंड आउट आइडिया होना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, कैसे काम करता है, कैसे बना सकते हैं, ये सारी बातें। तो क्वेश्चन नंबर 49, तो अगर हम देखें बेटा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है, तो CaOCl अगर इसको आप ऐसे ही पड़ा रहने दोगे तो ऑन स्टैंडिंग क्या होगा बेटा, इसका ऑटो ऑक्सीडेशन होता है, और क्या बनाएगा ये,
कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, क्लोराइड बनाता है, विच मीन ClO3 ट्वाइस आ जाएगा बेटा प्लस कैल्शियम क्लोराइड, ये बनाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका कैल्शियम क्लोराइड। ClO3 माइनस है, आपको दिखेगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो कैल्शियम जो बेटा वो क्लोरीन जो है वो कहाँ पे चला गया आपका +5 में चला गया है। तो क्या है यहाँ पे ऑटो ऑक्सीडेशन वहाँ पे हो गया है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड दोनों ही आपको मिलेंगे, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया है समझना। 50 आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, मेजर प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का क्वेश्चन है। तो आपको एक साइक्लोहेक्सीन दिया गया है और वहीं पे एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ पे हम आपके पास Br2 है बेटा और आपके पास सॉल्वेंट है पानी। ठीक है, अब क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, देखिए ये इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ से अटैक हुआ, ये चला गया। तो इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि ठीक है, इसको आप मान लो ये क्या है, ऐसे आपकी तरफ है। ठीक है, और Br ऐसे बेटा लग गया है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब जो आपका पानी है OH2 ये यहाँ पे अटैक करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन आपके इधर चले जाएंगे, तो आपको जो मिलेगा इधर Br। ठीक है, अगर आप समझना चाहो तो, और आपका इधर की तरफ क्या होगा बेटा, इधर क्या लगेगा OH। लेकिन इन दोनों की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी बेटा वो एंटी होगी ना, जैसे Br क्योंकि OH2 नीचे से, पानी जो है H2O वो नीचे से अटैक कर रहा है और ये आपका ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो इनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो एंटी होगी ना। यहाँ बनाने के लिए मैंने इसे लिख दिया है, फिर भी आप कंफ्यूज ना हो तो इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी एंटी होगी। रीअरेंज मत करवा देना, आपको कार्बोकेटाइन नहीं मिल रहा है, आपको दिख रहा है कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनी, इस तरह से एक साइकिल वो बनी है आपकी और फिर अटैक हो रहा है, तो रीअरेंज नहीं करवाना है कार्बोकेटाइन को, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, नो रीअरेंजमेंट बेसिकली, तो काटने की जरूरत नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। एंटी एडिशन यहाँ पे आप देख सकते हो, एंटी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी आ रही है। ठीक है, और भाई जैसे अब नॉर्मली कैसे कर सकते थे, मार्कोनिको एडिशन अगर आप सिंपली लगाते हैं ना, आपको हर बार मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है कि सर प्लस यहाँ आना चाहिए माइनस यहाँ, क्योंकि मोर्स टेबल पे आपने यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दिया है। अब Br प्लस बन रहा है तो Br को यहाँ पे लगा दो और OH माइनस था तो उसको यहाँ पे लगा दो। ठीक है, बस इतना ही करना है। कहीं पे अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला भी आ गया तो ध्यान रखना एंटी होनी चाहिए। ठीक है, अब Br ऊपर हो सकता है OH नीचे, या Br नीचे OH ऊपर, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 से फॉर ए गैसियस रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दी गई है बेटा, P स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है A प्लस QB इन इक्विलिब्रियम विद QC प्लस PD, और Kp और Kc में रिलेशन पूछ रहा है। सारे के सारे जो है आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के यहाँ बेटा गैसेस हैं यहाँ पे। अगर हम समझना चाहें Kp Kc में रिलेशन, लास्ट एग्जाम में भी आया था बेटा, Kp इज इक्वल टू Kc इनटू RT टू द पावर डेल्टा Ng। बस आपका जो लास्ट एग्जाम था FST2 वहां पे सिमिलर क्वेश्चन था, बस कुछ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कुछ कंपोनेंट जो है बेटा सॉलिड थे या लिक्विड थे, उनको हटा देना था, केवल गैसेस को लेना था। और वहां पे भी डेल्टा Ng जिस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि नंबर सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ gaseous products माइनस द सेम थिंग फॉर रिएक्टेंट, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट के माइनस कर दो। तो अगर आप देखोगे प्रोडक्ट का K ये हो जाएगा Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर, प्रोडक्ट में क्या क्या है बेटा Q प्लस P, राइट, Q प्लस P माइनस यहाँ पे क्या है बेटा Q और P ही है, तो माइनस P माइनस Q, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 0 RT की पावर 0 1 बन गया, व्हिच मींस Kp इज इक्वल टू Kc। ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। FST2 में आई थिंक ये वैल्यू 1 आ रही थी, है ना, तो फिर लॉग की फॉर्म में सोल्व करना था हमें, बट सिंपल क्वेश्चन। तो Kp इज इक्वल टू Kc बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, 52 की बात करते हैं। 52 में आपसे पूछा गया है मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक क्वेश्चन है बेटा, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 0.9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो हाइड्रोजन एटम्स हमें पता है, इन्होंने दे दिया है कि 0.9 ग्राम है ग्लूकोज का, जिसका मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, और ग्लूकोज का भाई फॉर्मूला दे दिया है C6H12O6।
ठीक है। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने बेटे, एक मॉलिक्यूल की बात करें एक उसकी, तो उसमें 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं आपके पास, ठीक है। और 12 हैं तो यहाँ से हम मोल निकाल सकते हैं, मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दो उतने इसके नंबर हैं, और फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो उतने हाइड्रोजन है। तो हमें ये बताना है कि जितना इसमें आ रहा है हाइड्रोजन उतना कौन से वाले ऑप्शन में है। 4 ऑप्शन में आपको अलग अलग जो है मॉलिक्यूल दिए गए हैं, उनकी अलग अलग क्वांटिटीज दी गई हैं, ठीक है। तो वहां से हम इसको कर सकते हैं आसान क्वेश्चन। देखिए पहले यही पता करते हैं कि कितने हाइड्रोजन एटम है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कितने आ रहे हैं बेटा, 0.9/180। ये क्या हो गया, इसके मोल्स हो गए, इनटू Na, इनटू एक में कितने आ रहे हैं बेटा, 12 इतने आ रहे हैं आपके पास, राइट। इसको सोल्व कर लेते हैं, 9 2 जा 1/2 हो गया ये, राइट। 2 को इधर से 6 चला गया बेटा, तो 6 इनटू Na कितना होता है, 6 × 10⁻23 और 2 0 है 21 कर दो इसको, तो ये कितना आ गया 36 × 10⁻21, राइट। 3.6 इनटू वो लिख लो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इतना हमने लिख दिया है। अब पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन 1 से हाइड्रोजन एटम्स इन 0.032 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला दिया गया है N2H4 और मोलिकुलर वेट दिया गया है 32 मोलिकुलर वेट है, गिवन अमाउंट 0.032 है, इतने मोल हो गए। मोल को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा किससे, Na से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Na को भी लिख लेते हैं 6 × 10⁻23 और एक में कितने आ रहे हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं वहां पे, तो 3 0 यहाँ पे आएंगी, 32 से पूरा कैंसिल हो गया। देखिए 6 की टर्म 36 तो नहीं बन रहा है, एक ही 6 है, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। 2 देखिए 0.17 ग्राम दिया है किसका, अमोनिया का, ये अमोनिया 17 हो गया इनटू Na हो गया, और एक अमोनिया में कितने आएंगे, 3 आएंगे, तो 17 से 17 जाएगा, 2 0 आएंगे, लेकिन 3 इनटू समथिंग आएगा, 36 तो नहीं आ रहा। थर्ड की बात करते हैं, 0.3 ग्राम दिया गया किसका बेटा, इथेन का, मोलिकुलर फॉर्मूला भी दे दिया है आपके लिए 30 इनटू Na कर दो बेटा, इथेन में अगर आप देखो तो कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं एक में, तो 0.3 ग्राम दिया गया है, 30 दिया गया है, एक में 6 आ रहे हैं, यस ठीक है ना। 3 इनटू समथिंग नहीं बेटा, यहाँ पे Na भी है, Na हम भूल गए इनटू 6 इनटू समथिंग, राइट। तो 18 इनटू समथिंग आता है यहाँ पे Na में सब्स्टिट्यूट करोगे तो 6 इनटू 10⁻23, एक 0 ये गई तो बेटा नीचे क्या जाएगा, 0 आ गई, ये 2 0 है, 21 कर दो, 6 इनटू 6 36 आ गया, ऐसे ही 36 × 10⁻21। यहाँ पे Na को अपन कन्वर्ट नहीं किया, 3 इनटू बोल रहे थे, 3 इनटू 6 भी होगा Na वाला, तो 18 की टर्म में कुछ आएगा, यहाँ 36 आया, तो ऑप्शन नंबर 3 में हमें क्या है, एग्जैक्टली सेम हाइड्रोजन एटम्स मिल जाएंगे जितने आपके ओरिजिनली गिवन जो ग्लूकोज की जो अमाउंट दी गई थी उसमें जितने थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 को भी एक बार चेक कर लेते हैं। 4 में दिया गया है 0.03 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ये मोलिकुलर वेट कर दिया बेटा, एक में 2 हाइड्रोजन है और 6 × 10⁻23। देखिए सिंपल सी बात है, 2 से 2 कटेगा, 0 कुछ भी आएंगी, 3 × 6 कुछ 18 टाइप आएगा, 18 इनटू समथिंग आएगा, विच इज नॉट मैचिंग विद आवर ओरिजिनल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो क्या हो जाएगा आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए एटॉमिक से, सॉरी पीरियोडिक टेबल से है। आपको क्या पूछा गया, आपको कुछ ना एटॉमिक नंबर दे दिए गए हैं, जैसे 72 है, 91 है, 85 है। हमें बताना है कि ये एटॉमिक नंबर वाला जो भी एलिमेंट होगा वो कौन से ब्लॉक में आएगा, F ब्लॉक, B ब्लॉक, D ब्लॉक, जो भी है, S ब्लॉक, तो ये हमें बताना है यहाँ पे। अब इसमें आप क्या यूज कर सकते हो, देखिए इस क्वेश्चन में आप या तो भाई आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के वहां से आइडिया लगा सकते हो ना, या फिर उतनी मेहनत ना करके हम एक सिंपल सी अप्रोच लगा सकते हैं कि जनरली ये जो देते हैं ना ये लोग, क्योंकि भाई थोड़ा फंसाना होता है स्टूडेंट्स को, तो ये लोग देंगे थोड़े से आपके, अगर आप नोबल गैसेस जो हैं उनके लिख लो तो उसी के आसपास में ही जनरली देते हैं। कहने का मतलब क्या है समझना कि 53rd, तो मैंने कहा कि नोबल गैसेस में जो डिफरेंस अपना आता है, कैसे कैसे आता है, पहले वाले में 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर 32 होते हैं, इतने इतने क्या है अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो लास्ट जो नोबल वाला होगा, ठीक है, उसमें हम ये समझते हैं कि कितने उसका एटॉमिक नंबर क्या क्या आएगा जो नोबल गैस होंगी।
पहले वाले पीरियड में 2 ही हो गया, 2 + 8 जोड़ दो बेटा 10 हो गया, 10 + 8 जोड़ दो 18 हो गया, 18 + 18 कितना हो गया 36 हो गया, 36 18 कितना 54 हो गया, 54 32 कितना हो गया 86 हो गया, है ना। जैसे हमें पता है कि ये ज़ेनन होता है बेटा, ये रेडन होता है, ठीक है, ये क्रिप्टन होता है, आर्गन होता है, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें हमें पता है। अच्छा, तो ये हमने पता कर लिया। अब देखो क्या क्या पूछा गया है। पहला दिया है 72, बोल रहा है कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। दूसरा दिया है 91, बोल रहा है कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। और थर्ड दिया है 85 एटॉमिक नंबर, बोल रहा है एफ ब्लॉक। देखिए 86 पे रेडॉन है, 85 बोल रहा है एफ नहीं, इसके जस्ट इधर क्या होता है बेटा, ये तो पी ही चलता है भाई। 13 से बात करें तो 13 14 15 16 17 13, ये तुम्हारे पी ब्लॉक है ना भाई, ये बोरॉन, कार्बन वाला, नाइट्रोजन वाला, फास्फोरस वाला, ओके, नाइट्रोजन वाला, ऑक्सीजन वाला, और फिर आपका है ना फ्लोरीन वाला और नियॉन वाला, जो भी है। लेकिन यहाँ से आप हमारे क्या है, सारे पी ब्लॉक में है, तो यहाँ से एक माइनस करोगे तो इस वाली में लैंड करोगे, राइट, हेलोजन्स में। तो हमने कहा ये एफ में नहीं आएगा बेटा, पी में आएगा, ठीक है। देखो आसान हो गया यहाँ से। अब समझना 72, तो अगर किसी आपको इतना ही याद रहता कि यार 4f की जो सीरीज चलती है वो 58 से 71 चलती है, ये ल्यूटेटियम आता है लास्ट, राइट। तो यहां से अगर आप देखना चाहते तो जस्ट f के बाद तो ये d में पड़ेगा बेटा, है ना। तो 4f के बाद ये कहां पे जाएगा, आपका d वाले में जाएगा, क्योंकि ये आपका ल्यूटेटियम है। वैसे भी देख सकते थे यार कि 54 ज़ेनन है, 72 दिया है, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार 72 में से 54 घटा दो, कितना आ गया बेटा, 8 आ गया है आपका और 1 आ गया, तो 18 एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन्स, 18 एक्स्ट्रा है। ये कौन सा चल रहा है, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड हो गया, सिक्स्थ पीरियड में जाएंगे। तो मैंने कहा कि ज़ेनॉन सिक्स्थ पीरियड में जा रहे हैं, 6s2, 4f अपने को पता आएगा, 4f 14, 18 थे, 14 to 16 हम यूज कर चुके हैं, राइट, 2 बचे हैं, तो वो 2 किस में आएंगे, अब डी में आएंगे ना बेटा, किस में आएंगे, डी में ही तो आएंगे। तो डी में आएंगे तो ये कौन से ब्लॉक में आएगा, डी ब्लॉक में आएगा, तो ये भी गलत है। 91 को बोल रहे हैं डी में आएगा। देखिए 86 रेडॉन है बेटा, ये रहा, इसके बाद कितने एक्स्ट्रा हैं, 5 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा हैं, और ये अपना 6th पीरियड है, राइट, दिस इज अ 6th पीरियड। तो मैंने कहा कि इसकी बात करोगे तो रेडॉन आ गया कुछ, फिर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो इसके बाद देखिए 2 तो एस में जाएंगे, ठीक है, उसके बाद तो मेरा एफ ब्लॉक चालू होता है बेटा, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा 3 है ना, तो मतलब ये कहां पे आएगा, ये वाला आपका 5f में आएगा, जो ये दिया है 91, है ना, तो ये f में कहीं आना चाहिए, तो f में कहीं आएगा, d नहीं होगा, तो सारे के सारे ही गलत है ना। अगेन मेरा करने का तरीका यही रहता है इस क्वेश्चन को, बेटा आप नोबल गैसेस लिख लो, उनके एटॉमिक नंबर लिख लो, है ना, उनको भी याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से अपने को पता है हर एक में कितने कितने हैं, वहां से निकाल सकते हैं, तो ये आ रहे हैं, और फिर इनके अब इतना पता, अब आइडिया होना चाहिए हर एक ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, जिन यहाँ से 6 अगर आप देखोगे 6 कॉलम, तो वो पी ब्लॉक के स्टार्टिंग 2 वाले एस के हैं, ये आपको मोटा मोटा आइडिया रहना चाहिए, ठीक है, बेसिक नॉलेज बेसिकली। तो क्या हो जाएगा बेटे, सारे के सारे गलत हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या बोल रहे हैं, तो वन गैस bleaches the color of flowers by reduction while the other by oxidation, the two gases respectively are। तो बोल रहा है कि एक फ्लावर का जो हमें पता है ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है ना, कलरफुल जो गैस अपने का होंगे फ्लावर्स होंगे उनको ये क्या कलरलेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 तरीके से ब्लीचिंग एक्शन ये वाली होती है, एक आपकी होती है बेटा ऑक्सीडेटिव, एक आपकी होती है रिडक्टिव। तो ऑक्सीडेटिव में क्या होगा, बेसिकली आपका ब्लीचिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीजन दे रहा होगा, और फिर वो ऑक्सीजन उसको क्या है वहां पे कलरलेस करेगी। दूसरा अगर हम समझें तो वो हाइड्रोजन दे रहा होगा, हाइड्रोजन रिडक्शन करती है बेटा, तो वहां पे क्या होगा आपका रिडक्टिव, आपका क्या होगा वहां पे ब्लीचिंग एजेंट होगा, ब्लीचिंग एक्शन रिडक्टिव होगी। तो और हम अगेन बोलते हैं कि जो भाई आपकी अब समझना, अब आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से ब्लीचिंग एजेंट आप पढ़ते हो, है ना, हम बोलते हैं जैसे H2O2 हो गया, SO2 हो गया, Cl2 हो गया, सारे समझते हैं कि ब्लीचिंग एक्शन SO2 क्या करता है, SO2 बेटा क्या है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ से आपका बनाएगा H2SO4, ठीक है, प्लस बेटा क्या बच गया, आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन बचेंगे, तो नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा है, तो ये वाली क्या होगी बेटा, रिडक्टिव होगी, रिडक्टिव जो बेसिस होगा वो हाइड्रोजन दे रहा है। Cl2 क्या बात करोगे, Cl2 पानी के साथ मिलकर अगर आप देखो तो बेटा आपको देगा 2HCl प्लस एक ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आ रहा है बेटा, तो ये कौन सी होगी आपकी, ऑक्सीडेटिव होगी, ठीक है, क्लियरली हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इन्होंने यही आपसे पूछा है कि एक रिडक्टिव देता है, एक ऑक्सीडेटिव। आप बाकी ऑप्शन देखोगे तो कहीं कहीं अमोनिया लिखा हुआ है ना, Br2 होता है लेकिन वो वीक
काफी उसका एक्शन है, तो उसको अपन कंसिडर जनरली नहीं करते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग एक्शन में। तो अगर आप देखो NH3 नहीं करता है, कुछ भी दिया हुआ है, Br2 का आप नहीं मान के चलोगे, बहुत ही वीक होता है, तो एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है जहाँ पे SO2 और Cl2 है, SO2 का रिडक्टिव हो गया, Cl2 का ऑक्सीडेटिव हो गया, और ये दोनों ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या होगा बेटा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। और अच्छा हुआ कि ये क्वेश्चन आपके इस पेपर में भी आ गया, क्योंकि लास्ट वाले में था और वहां पे मैंने गलत एक्सप्लेन किया था बेटा। मैंने ये यहाँ पे पूछा गया है SN2, मैंने SN1 समझ के वहां पे आंसर दे दिया था। तो अच्छा हुआ आज जब मैं सोल्व कर रहा था इसको, तो मुझे लगा कि यार तो याद आया कि यार लास्ट टाइम मैंने कुछ अलग बोला था, यानी कि SN1 के रिस्पेक्टिव मैंने सारी बातें बोल दी थी। SN2 दिया है बेटा, राइट। तो अल्काइल हैलाइड है अपने पास, हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो सारे के सारे प्राइमरी दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए अगर आपका सबस्ट्रेट मान लीजिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है, तो तुम्हें पता है भाई SN2 जो है बेटा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वहां पे, और सेम स्टेप में ही एक ही स्टेप है 2 का मतलब क्या है, वो बायोमोलिक्यूलर है, 2 मॉलिक्यूल RDS में इन्वॉल्व है, एक आपका लिविंग ग्रुप भी है बेटा, एक आपका न्यूक्लियोफाइल भी है, लेकिन इट हैपेंस इन अ सिंगल स्टेप, राइट। SN1 2 स्टेप में होती है। तो यहाँ पे अगर हम समझें तो अगर आपका जो सबस्ट्रेट है जिसपे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है वो 3 डिग्री है, हिंडर्ड होगा बेटा, तो वहां पे रेट कम होगी 1 डिग्री, लेकिन सारे ही 1 डिग्री हैं, आपका सबस्ट्रेट सेम है, लेकिन सबस्ट्रेट में से जो निकल के जाएगा लिविंग ग्रुप यहाँ पे अलग अलग है। तो कैसे फर्क पड़ता है, मान लीजिए मेरे पास कुछ भी है, यहाँ पे C है, कुछ भी मान लीजिए H या फिर CH3 था बेटा, और यहाँ पे क्या है आपका कुछ X है, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है इस तरीके से अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड क्लीव होगा बेटा, और यहाँ पे एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, राइट। अब ये बॉन्ड तोड़ना है हमें, तो जितनी आसानी से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चला जाए X जो लिविंग ग्रुप है, उतनी जल्दी क्या है मेरी रिएक्शन की रेट होगी, उतनी अच्छी होगी वो, राइट। तो अगेन अब आपका SN1 में भी सेम कॉन्सेप्ट था। SN1 में क्या है, वहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, SN2 में ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि सिंगल स्टेप में है। तो SN1 में कार्बोकेटाइन है, तो वहाँ पे जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। तो वो भी अगेन SN1 और SN2 आंसर इसमें सेम ही आएगा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। तो कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो ये बॉन्ड क्लीव होगा, तो ये अगर हम समझें, अब जैसे CF का बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, वो नहीं टूटेगा आसानी से, हाँ। तो अगर आयोडाइड है तो I माइनस का जाना, या फिर हम कहीं जाने के बाद क्या बनाएंगे ये लोग, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस या फिर F माइनस। तो बेटा ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस, राइट, क्योंकि साइज बड़ा है, चार्ज को अच्छे से डिस्पर्स करेगा, ब्ला ब्ला। तो ये वाला बॉन्ड, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी है, तो ये जल्दी टूट के चला जाएगा, राइट। और क्योंकि स्टेबलाइज भी हो रही है जो स्पीशीज बन रही है उसके बाद, तो C जो आपका Ri जो होगा उसकी रेट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Rbr, Rcl देन Rf, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे क्या है बेटा इथाइल हैलाइड है, यहाँ पे X और X को चेंज कर रहा है, आयोडाइड कर रखा है, ब्रोमाइड कर रखा है, फ्लोराइड और क्लोराइड है, तो आयोडाइड वाला जो केस होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट वुड बी मोस्ट रिएक्टिव, जल्दी से जल्दी रिएक्शन जो है बेटा उसी में होगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 56, बहुत ही आसान है, बहुत ही बच्चों वाली बात पूछ रखी है 56 में, और यहीं पे ही कर सकते हैं, थ्योरेटिकल है, सिंपल सा है। इन ए केमिकल रिएक्शन ए रिडक्टेंट इज, पूछ रहे हैं भाई रिडक्टेंट क्या होता है केमिकल रिएक्शन में। रिडक्टेंट होता है जो रिड्यूस करता है, रिड्यूस कब करेगा जब इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो रिड्यूस होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरों को रिड्यूस करता है। वही पूछ रहा है रिडक्टेंट कौन है जो रिड्यूस करे, रिड्यूस कब करेगा जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, व्हिच मींस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन उसको लूज करने पड़ेंगे तभी तो किसी को रिड्यूस करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, 5-6 लाइन का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सिंपल है। क्या पूछा गया है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस आर हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे 1 मोल ऑक्सीजन को हीट कर रही है, टेंपरेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस चला गया है, व्हाट विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा। आपको मोलार हीट कैपेसिटी दे दी गई है बेटा ऑक्सीजन की एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp आपको दे दिया गया है 7.03 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, R की वैल्यू आपको कैलोरी में ही दी गई है, ठीक है। और आंसर भी अगर आप देखो तो आपका क्या है, कैलोरी में ही निकाला गया है, तो मतलब हमें किसी भी यूनिट को कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है, जूल वूल में ले जाने की कोशिश मत करना, कैलोरी में ही आंसर है, कैलोरी में ही सारी वैल्यूज। तो हमें निकालना क्या है, समझना, हमें इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है। तो इंटरनल एनर्जी का हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या फॉर्मूला निकल, देखिए अपनी भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आपकी मोलार हीट कैपेसिटी है उसको हम कैसे क्या बोलेंगे, Cv बोलते हैं, राइट। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम मोलार हीट कैपेसिटी को Cv बोलते हैं,
तो डेल्टा U क्या होगा बेटा आपका NCV डेल्टा T, राइट। N तो एक ही मोल था, CV हमें नहीं दी गई है लेकिन CP दिया गया है। CV और CP में एक रिलेशन है, CP = CV + R, तो CV क्या हो जाएगा बेटा CP - R, और डेल्टा T जा रहा है बेटा 30 से 20, ठीक है। तो 1 CP दिया गया है कितना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, 7.03 - 2 × 10, देखो ये तो कितना आएगा बेटा 5 के समथिंग आएगा, 5 × 10 50 के समथिंग कुछ आना चाहिए, और एक आंसर है ऑप्शन नंबर 1 50.3, खत्म। क्वेश्चन नंबर 58 भी बेटा क्या है, आसान है समझना। एक ग्राफ आपको दिया गया है, अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल से, पता नहीं पीरियोडिक टेबल को बार-बार एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों बोल रहा हूं। यहाँ पे बोला गया कि इस एक्सिस पे एटॉमिक नंबर प्लॉट किए गए हैं, नॉट नेसेसरी कि वो है ना, हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कौन से वाले पीरियड से प्लॉट किए गए हैं, ऐसे नहीं समझ में। इधर बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी है इस वाली जगह, ये क्या बोल रहे हैं कि थर्ड पीरियड में हमें क्या बताना है, थर्ड पीरियड में, विच मीन्स जो सोडियम से चालू होकर आर्गन तक जाता है, इस पीरियड में सबसे वो मेटल कौन सा है जिसका लीस्ट एटॉमिक नंबर है। भाई हमें पता है सोडियम है, लेकिन हमें सोडियम ऐसे सोडियम लिख नहीं रखा है इन्होंने, कहीं ग्राफ दिया गया है आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर का, और ऐसा कुछ बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग पॉइंट दे दिए गए हैं, S T R Q Y Z P X, ओके। तो अब ये पूछ रहे हैं कि यार ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर इज दिस, आप ये बताइए थर्ड पीरियड में सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला जो एटम है, जो एलिमेंट है, वो कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो हमें पता है कि यार अगर आप सोडियम से आर्गन की तरफ बेटा जा रहे हो, तो सबसे इस पूरे पीरियड में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। हम क्लियरली बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बेटा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा आपका Z इफेक्टिव बढ़ता है, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर आप देखो तो सोडियम के बाद तो बेटा मैग्नीशियम आता है ना, उसका तो 3s2 है, तो उसकी तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होनी है, ठीक है। तो हाँ मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम ज्यादा होगी, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, सोडियम की लीस्ट है, हमें इतना पता लग गया है, राइट। तो सबसे लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, सोडियम की। तो लीस्ट देखो बेटा ये एक्सिस है आयनाइजेशन एनर्जी की, तो जो सबसे नीचे होगा वही होगा ना लीस्ट, तो जो S है उसकी सबसे कम है, विच मीन्स S ही होगा सोडियम, सोडियम कौन होगा, S ही होगा, तो S को ही सोडियम बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉरी इनऑर्गेनिक से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डीकलराइज आयोडीन, आयोडीन को कौन डीकलराइज नहीं करेगा। आपको सल्फाइड दे रखा है, थायोसल्फेट दे रखा है बेटा, सोडियम क्लोराइड है, और आपके पास हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 59, थोड़ा रेड पेन चला लेते हैं। 59 में देखिए बेटा क्या बोला गया है, आयोडीन को कौन डीकलराइज नहीं करेगा, हमें ये बताना है, ठीक है। ओके देखिए I2 का जो कलर है ना डार्क पर्पल टाइप है, और अगर ये I- में चला जाता है बेटा सॉल्यूशन में, तो ये कलरलेस है, ये क्या है, कलरलेस है। तो अगर कोई ऐसा मिला जो इसको यहां पहुंचा देगा, तो वो कलर चेंज करेगा, कलरलेस कर देगा, तो डीकलराइज वो कर देगा। लेकिन अगर कोई ये नहीं कर पाया, अगर I2 ही रहा, तो वो तो तब भी कलर्ड ही रहेगा, वो डीकलराइज नहीं होगा। तो समझते हैं कौन कौन इसको रिड्यूस कौन कौन कर पाएगा। पहला देखना बेटा, पहला है Na2SO3, सल्फाइड दिया गया है, सल्फाइड की रिएक्शन कराओगे बेटा I2 के साथ, क्या होगा, वो खुद चला जाएगा सल्फेट में, प्लस आयोडीन को ले जाएगा I- में, तो यहाँ पे तो कलर चेंज अपने को डीकलराइज आयोडीन हो जाएगा। दूसरा देखना बेटा थायोसल्फेट है Na2S2O3 प्लस I2 के साथ रिएक्शन करवा रखी है, तो ये चला जाएगा बेटा S4O6 में, और प्लस आयोडीन चला जाएगा I- में। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेम फंडा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और I2 वाले का क्या है बेटा, रिडक्शन हो गया है। ऑप्शन थर्ड में आपको दिया गया बेटा NaCl। देखिए समझना, क्या हम
Cl माइनस प्लस I2 से आप बनाना चाह रहे हो I माइनस प्लस, अब ये ऑक्सीडाइज होकर Cl2 में ही जाएगा, माइनस से 0 में चला गया मान लो। तो भाई Cl और आयोडीन में, क्लोराइड और आयोडाइड में सबसे मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? अपने को पता है बेटा किसकी है, क्लोरीन की है ना, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो हम क्या तो इलेक्ट्रॉन को रखना कौन चाह रहा है? आयोडीन ज्यादा रखना चाहेगा फिर क्लोरीन? Cl माइनस चाहेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो क्या ये Cl माइनस Cl2 में चला जाएगा और I2 I माइनस में जा सकता है? नहीं भाई, ये रखना चाह रहा है तो ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसको ये रिड्यूस नहीं करेगा, ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। व्हिच मींस हम ये कहना चाह रहे हैं अल्टीमेटली कि I2 जो है वो Cl माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत है। इसका उल्टा हो सकता था, क्या कि ऐसा हो सकता था कि अगर Cl2 दिया है बेटा और I माइनस दिया है तो इसको I2 में पहुंचा देगा और खुद Cl माइनस में चला जाएगा, लेकिन ये वाली नहीं हो पाएगी। तो डीकलराइज नहीं होगा ऑप्शन नंबर 3 में। और अगर हम देखें बेटा ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया गया है NaOH। NaOH के साथ अपने को रिएक्शंस पता है इन सब की, तो अगर आप इसकी रिएक्शन करवाओगे बेटा तो ये बनता है NaI प्लस NaOI, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली भी हो जा रही है, राइट। तो एक था, थर्ड इसमें नहीं होगा, वहां पे आपका डीकलराइज। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 60 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट रिएक्शन बतानी है। CH2 यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ओके। इसका नाम आई होप आपको पता होगा, ठीक है। और इसको हीट किया तो क्या बना रखा है, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CO2। सिंपल सी बात है बेटा, देखिए अल्फा बीटा, बीटा पे कीटो वाला केस है, राइट, क्योंकि ऐसा तो है भाई, C डबल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो हीटिंग आपको ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सीनिक, एडिपिक, पिमेलिक सारी इनकी क्या है, आपको इन एसिड्स की सबकी आनी चाहिए। क्या बनता है इनकी हीटिंग करने से? हीटिंग इंपॉर्टेंट है बेटा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी भाई अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन में कीटो वाला ग्रुप दिख गया, तो क्या होगा, ये यहाँ पे CO2 रिलीज हो जाएगी बेटा। CO2 रिलीज होगी तो ये आपका बचेगा, ये वाली रिएक्शन करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद इसका तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या दिया गया है, एनिलीन है। क्या है आपके पास, एनिलीन है। और एनिलीन में क्या दिया गया है, CH3Cl AlCl3। और इन्होंने क्या करवा दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करवा दिया है, मतलब यहाँ पे NH2 रखा है और यहाँ पे Cl दे रखा है। नहीं, ये तो वैसे भी कुछ आई थिंक मिसप्रिंट है, व्हाटएवर, हाँ। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे अगर ये CH3 भी देते, है ना, Cl दिया तो वैसे ही गलत हो गया, लेकिन CH3 भी देते तब भी ये गलत है बेटा। एनिलीन पे, एनिलीन जो कि हाईली एक्टिवेटेड है, अगर आपके पास बेंजीन पे ऐसा कुछ ग्रुप है NH2 NHR NR2 जो रिंग को हाईली एक्टिवेट कर रहे हैं, उनके साथ आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करवा सकते हो। रीजन भी कि NH2 के पास भाई लोन पेयर है, ये अच्छा खासा क्या एक्टिवेटिंग है, ये खुद ही लुईस एसिड पे अटैक कर देगा बेटा, जो आपका AlCl3 है, और यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो और फिर बेंजीन के कॉरेस्पॉन्डिंग वहां पे क्या है, प्लस चार्ज जाएगा, तो उसके बाद तो आपका होगी नहीं रिएक्शन आगे, है ना, क्योंकि डीएक्टिवेट हो गई रिंग। तो आप हाईली एक्टिवेटेड रिंग या हाईली डीएक्टिवेटेड नाइट्रो, जैसे नाइट्रोबेंजीन हो गया, इन सब में फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होती है, लिमिटेशन मान लीजिए फ्रीडल क्राफ्ट का, तो ये नहीं होगी, गलत है, ठीक है। वैसे भी इन्होंने प्रोडक्ट गलत बना रखा है। अगर फ्रीडल क्राफ्ट कराओगे भी तो CH3 प्लस यहाँ CH3 लगेगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक, तो भाई CH3 प्लस यहाँ से लगेगा। जनरली हम क्या कराते हैं, AlCl3 है बेटा, Cl माइनस गया, AlCl4 माइनस बन गया और CH3 प्लस वहां पे लग जाएगा, ठीक है। लेकिन Cl लगा रखा है, पहली बात तो इन्होंने तो वैसे ही गलत है, लेकिन अगेन CH3 में लगाते तो वो भी गलत है। आप फ्रीडल क्राफ्ट हाईली एक्टिवेटेड पे नहीं करा सकते हो, गलत। C यानी कि थर्ड ऑप्शन, तो हमें बताना था इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर 2 ही है बेटा, ठीक है। थर्ड रिएक्शन क्या है, थर्ड रिएक्शन ओके, तो यहाँ पे मोर देन वन रिएक्शन गलत है, बाद में और ऑप्शन है, तो सेकंड गलत है। उसके बाद क्या दिया गया आपको, फिनोल है और राइमोटाइम रिएक्शन है बेटा, CHCl3 है प्लस NaOH है प्लस। तो हमें पता है भाई क्या होता है इसमें आपका बेटा, सैलिसल्डिहाइड बनता है, मतलब आपके पास यहाँ पे OH है, CHO बनेगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि यहाँ पे CHCl3 है। अगर CCl4 रहता तो आपका कार्बोक्सिलिक बनेगा, तो लेकिन इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक बना दिया है, सैलिसाइलिक एसिड बना दिया, बनेगा क्या, सैलिसाइल्डिहाइड। तो ये वाली भी
गलत है। तो सेकंड थर्ड दोनों गलत हैं, ठीक है। लास्ट वाली और देख लेते हैं, है ना। वैसे तो हमें आंसर मिल गया, बी एंड सी गलत है, लेकिन डी भी चेक करना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन डी सही है। फोर्थ क्या है देखते हैं। फोर्थ नहीं बोलते हैं बेटा, डी बोल देते हैं। डी, डी क्या है देखना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, बाइसल्फाइड का एडिशन है बेटा, बाइसल्फाइड एडिशन है एल्डिहाइड पे। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि बाइसल्फाइड का एडिशन आप एल्डिहाइड्स पे तो करवा सकते हो, कीटोन्स पे केवल मिथाइल कीटोन्स पे करवा सकते हो। व्हिच मींस अगर आपके पास ऐसा कुछ कीटोन है ना R तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आपने इससे ज्यादा बड़ा कुछ ले लिया तो स्टेरिक एंट्रेंस होगी, वहां पे क्या है आप बाइसल्फाइड एडिशन नहीं करवा पाओगे। तो याद रखना ओनली मिथाइल कीटोन्स गिव बाइसल्फाइड एडिशन। एल्डिहाइड्स तो देते ही हैं, यहाँ पे तो एक तरफ H है, एंट्रेंस की बात ही नहीं है। तो क्या है बेटा, यहाँ पे हमने पता है बाइसल्फाइड का एडिशन है, तो बेटा एक CH3 हो जाएगा, एक H ऑलरेडी है, ये O जो है वो OH बन जाएगा, और यहाँ पे आपका SO3H हो जाएगा। तो बाइसल्फाइड एडिशन इज फाइन, यहाँ पे हो सकता है ना SO3Na नॉट H, ठीक है। तो ये ठीक, क्योंकि वो H जो है वो ये O ले लेगा, यहाँ वाला H, ठीक है, क्योंकि ये आपका ज्यादा एसिडिक है बेटा, तो -H ले लेगा और ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। तो बाइसल्फाइड एडिशन ऑफ एल्डिहाइड इज फाइन, दिस इज करेक्ट, इसमें कुछ गलत नहीं है। ई में क्या है बेटा, आपकी गेटरमैन कोच रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन है जहां पे हम क्या है एल्डिहाइड बना रहे हैं, CO HCl एनहाइड्राइड AlCl3। अपने को पता है बेटा ये तो बेंजल्डिहाइड बनाने के काम में आती है, CHO, है ना, क्योंकि समझ सकते हो ये C ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे -H+ है बेटा, H+ आएगा, यहाँ लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, डेल्टा+ आएगा, रिंग अटैक कर देगी, एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन पे लग जाएगा। तो ये भी करेक्ट है। तो कौन कौन सी गलत थी, बी और सी, सेकंड और थर्ड गलत थी बेटा। और बी एंड सी को आप गलत करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 में यही कॉम्बिनेशन दे रखा है, बी एंड सी आर इनकरेक्ट, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 61 इज अबाउट फिजिकल एड्सॉर्प्शन। पूछा गया है कि भाई प्रेशर के साथ फिजिकल एड्सॉर्प्शन का क्या अपने को जो है बेटा रिलेशन देखने को मिलता है, कि क्या हमेशा प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका एड्सॉर्प्शन बढ़ता रहेगा, या फिर इंडिपेंडेंट है, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, या फिर बढ़ेगा बाद में इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो अगर आपको याद हो, देखना जब आप फिजिकल एड्सॉर्प्शन करा रहे हो बेटा, नंबर ऑफ जो साइट्स हैं आपके पास एड्सॉर्प्शन की वो तो फिक्स है। मान लीजिए गैसेस को एड्सॉर्ब करा रहे हैं हम सॉलिड सरफेस पे, तो जिन साइट्स पे एड्सॉर्प्शन होना है वो तो कांस्टेंट है ना। आपने प्रेशर स्टार्टिंग में बढ़ाया, ज्यादा नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या स्ट्राइक करेंगे सरफेस को, एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद बेटा क्या होगा, एक टाइम के बाद आपकी एड्सॉर्बिंग साइट्स जो हैं वो जितनी थी उतनी है, एड्सॉर्प्शन हो चुका है, तो फिर स्टैग्नेंट हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप प्रेशर को हाई कर दोगे, समझना, तो हम बोल रहे हैं कि x/m रिलेशन भी देखोगे तो क्या आता है, k × प्रेशर टू द पावर 1/n, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी क्योंकि n आपका 0 से 1 में होता है। तो प्रेशर के साथ स्टार्टिंग में तो बढ़ता है बेटा, है ना, ऐसा कुछ, लेकिन बाद में यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, आपका स्टैग्नेंट हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि एड्सॉर्बिंग साइट्स फिक्स हैं आपकी, जितनी है उतनी है, तो और फिर प्रेशर बढ़ाने का और असर नहीं पड़ने वाला है वहाँ पे, ठीक है। तो हाई प्रेशर पे अगर आप बात करोगे, यस दिस इज प्रेशर इंक्रीजिंग एंड दिस इज योर x/m, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाया तो x/m देखो बढ़ते जा रहा है, लेकिन फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो है बेटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एट हाई प्रेशर, है ना, हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 62 says the metal can be prevented from rusting, रस्टिंग से आप मेटल को कैसे बचा सकते हो। भाई अपने को पता है वाटर वेपर्स के कांटेक्ट में अगर जो है अपना है ना ऑक्सीडेशन वगैरह हो जाता है, आपके है ना रस्टिंग आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्साइड्स बना लेंगे, और वो ऑब्वियसली आपके मेटल की स्ट्रेंथ वगैरह कम हो जाएगी। तो जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे, कहीं कहीं से क्या है, ट्रेन आपकी जा रही है, नीचे जो है नदी नाला बह रहा है, उसमें उन्होंने जो है एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना रखा है और उसके ऊपर से ट्रेन जा रही है, तो वो तो पानी के टच में कांटेक्ट में बेटा हमेशा क्या उसका रस्टिंग नहीं होगा। तो वहां पे ऐसी जगह पे, या फिर आपने देखा होगा कई बड़े बड़े बिल्डिंग्स पे रहती हैं, वो तो अलग बात होगी, ठीक है। और शिप्स जो आपके होते हैं वो तो हमेशा पानी में चलते रहते हैं, तो उस टाइप का, तो उन सब को कैसे बचाया जाता है, कैसे हम उनकी रस्टिंग प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मेथड आता है कि भाई समझना कि दिक्कत क्या है कि अपना जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ठीक है, और उसी प्रोसेस को हम रस्टिंग बोल रहे हैं। अगर कुछ ऐसा हो कि मैं उसको ऑक्सीडेशन होने से बचा लूँ, राइट, वापस अगर मैं रिड्यूस करके उसको Fe बना दूँ तो काम चल जाएगा मेरा। Fe मान लीजिए अगर भाई Fe2O3 में जा रहा है,
मैं वापस उसका Fe बना दूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप वहाँ पे बनाओगे जहाँ पे आपका जो कैथोडिक पोर्शन होगा, ये आपका कैथोडिक पोर्शन होगा, मान लीजिए जो भी ब्रिज है आपका लोहे का वो जो भी है, और यहाँ पे आपने क्या किया बेटा, ये आपने इससे ज़्यादा रिएक्टिव, जैसे मान लीजिए मैंने जिंक ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, इस तरह का कुछ, ठीक है, जिसकी ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी इससे ज़्यादा है ना, तो मतलब इसको अपन बना देंगे बेटा एनोड, एनोड पे करवाएंगे ऑक्सीडेशन बेटा, इसको अपन बना देंगे कैथोड। समझना क्या होगा ना, कनेक्ट कर देंगे हम यहाँ से। बात ये कि हमें यहाँ पे एक तो कोई भी करंट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम इस वाले मेटल से, अगर ये मेरा आयरन है, इस वाले से मैं ज़्यादा जो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो आपकी जो सीरीज होती है बेटा उसमें ऊपर है, वो वाले मेटल हम यहाँ पे लेंगे। इसमें क्या होगा, इसको एनोड बनाएंगे और यहाँ पे मान लीजिए आपका कुछ पानी मीडियम वगैरह होगा, जहाँ से आपके जो है आयंस और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, आयंस आपके जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे फ्लो करेंगे, ठीक है। तो इसको एनोड बनाया, अब क्या होगा कि एल्यूमिनियम है, तो भाई एल्यूमिनियम जो है मान लीजिए ये L+3 में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और यहाँ जाएंगे, और ये जो अगर ऑक्सीडाइज होगा भी तो वापस क्या है, रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो Fe जो ऑक्सीडाइज वाला होगा जो भी, वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा बेटा और वापस क्या है, Fe बन जाएगा। देखिए पॉइंट समझना, तो हमने क्या किया, एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल वहाँ पे लिया, उसको एनोड बनाया, और धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि अब जो मेटल है मान लीजिए जिंक है, तो जिंक जो है बेटा वो Zn2+ में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हमने जिंक की कुर्बानी दे दी, हमने आयरन को बचाने के लिए जिंक की कुर्बानी दी, इसलिए कई बार इस एनोड को सैक्रिफिशियल एनोड भी बोलते हैं, क्योंकि उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, सैक्रिफिशियल एनोड। तो है ना, इसने क्या खुद को क्या किया बेटा, सैक्रिफाइस कर दिया, किसके लिए, इसके लिए। तो ये भी इसको बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन है, व्हिच मींस कि कैथोड पे अपन क्या है, जिसको प्रोटेक्ट करना है उसको लगाएंगे। सो कैथोडिक प्रोटेक्शन इन व्हिच देयर इज सैक्रिफिशियल एनोड व्हिच इज बेसिकली मोर रिएक्टिव मेटल दैट विल ऑक्सीडाइज, दिस विल रिड्यूस, ठीक, करंट फ्लो करेगा, ये सारे बातें हैं, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन अगर आप देखना चाहो तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 ही है, कनेक्टिंग आयरन टू मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल व्हिच इज दिस and this is basically a case of cathodic protection. Yes, we are putting a metal which has to be protected on cathode and basically protection हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी जगह पे लिख रखा है कि इसको एनोड पे लगा देंगे, अरे भाई एनोड पे लगाओगे तो उसका तो ऑक्सीडेशन होगा, इसको कैसे बचाओगे फिर ऑक्सीडेशन से, ठीक है। और जगह लिख रखा है कि भाई लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लेंगे, है ना, तो फिर आपको करंट की सप्लाई वगैरह बाहर से करनी पड़ेगी, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। करंट कौन देगा भाई, इतने सारे शिप चल रहे हैं, इतनी सारी बिल्डिंग है, ये सब वो सब है, तो कौन फालतू वेस्ट करेगा, तो अपन क्या है। लेकिन इसमें दिक्कत है कि बार बार फिर आपको जो है इस वाले की खत्म हो रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, है ना, ये सारी दिक्कतें इसमें है, लेकिन फंडा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 63 में बेटा बोला गया कि व्हाइट विट्रियल क्या है। देखिए विट्रियल बेटा बेसिकली सल्फेट्स के लिए आते हैं, अब इसमें बहुत सारे हैं ना, आपको याद होने चाहिए। अगर आप व्हाइट की बात कर रहे हो, व्हाइट विट्रियल, तो ये बेटा आपका जिंक वाले व्हाइट होते हैं, तो जिंक सल्फेट और हेप्टाहाइड्रेट, है ना, ये वाला है। इसके अलावा आपको और भी देखने को मिल सकते हैं, मान लीजिए ग्रीन मिल गया, ठीक है, और क्या मिल सकता है बेटा, ब्लू मिल गया, ठीक है, उसके अलावा रेड मिल गया, ठीक है, ये सारे मिल सकते हैं। आपने पता है इस बार मान लो ग्रीन है, तो ग्रीन किसका है बेटा, आपका Fe2+ का होगा, ब्लू किसका है बेटा, Copper2+ का होगा, ठीक है, और आपको रेड मिल गया तो बेटा वो Cobalt2+ का होगा, ठीक है, और इन सब के साथ ये भी हेप्टाहाइड्रेट है ना, सॉरी ये पेंटाहाइड्रेट है, ये हेप्टाहाइड्रेट है, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, विट्रियल इसको सल्फेट, उसके बाद कलर आपको कैटायन वाला पता होना चाहिए, जिंक वाला व्हाइट हो गया, ग्रीन Fe का हो गया बेटा, ब्लू हो गया, कॉपर का रेड हो गया, कोबाल्ट का, ये सारे क्या आपको पता है, तो आप ये वाला कर सकते हो, थ्योरेटिकल है। तो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बेटा ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला गया, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। अब इन बेवकूफों ने क्या किया है समझना, आपको कंफ्यूज करने के लिए फिनोल दिया, ठीक है, फिनोल की पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगाया, ठीक है, फिनोल की पैरा पोजीशन पे साइनो लगाया, देखिए यहाँ पे आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, और फिर फिनोल की पैरा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक लगा दिया। अब जो ऐसे सोचने लगेगा कि फिनोल है, ठीक है भाई एसिड है, यहाँ पे क्या बेटा आपका जो इसका एनायन बनेगा, O- ऑक्साइड बनेगा, उसको स्टेबलाइज करना है, एक विड्रॉइंग ग्रुप जो है और तो पैरा पोजीशन पे हो तो बहुत ही अच्छा होगा, उसको स्टेबलाइज करेगा।
लेकिन एक बात फिर आप भूल जाओगे कि यहाँ पे अगर आपका ध्यान यही रह गया छोटी वाली चीज पे तो बड़ी वाली चीज भूल जाओगे। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ही दे दिया है आपको, फिनोल के चक्कर में रह के अगर आप इसको सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करके और अगर आप माइनस सम वगैरह देखने लगोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये बेटा क्या दिया हुआ है आपको, मतलब ये बहुत बार मिलता है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है ना, पुराना क्वेश्चन है टिपा टिपा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही आपको बना के दे दिया है वहां पे, तो सबसे ज्यादा एसिड तो ऑब्वियसली वो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 65 है ना, आसान क्वेश्चन है। 65 में हमें थोड़ी ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो बिटाना पड़ेगा। इसमें पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन साइनाइड विल बी ऑब्टेन्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो साइनाइड जो है हमें बनाना है, चलिए बेटा देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 65। तो साइनाइड बनाना है, क्या क्या दिया गया है, फर्स्ट रिएक्शन इज COCH3 और इसमें बेटा क्या कर रहे हैं, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवा रहे हैं और ये H3O+ तो एसिडिक वर्कअप है ना। क्या है वर्कअप का मतलब समझेंगे भाई, हाइड्राइड है H- आएगा, अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, वो माइनस बनेगा और वो -H+ ले लेगा, उसी के लिए H3O+ दिया गया है। तो अपने को पता है यार कीटोन है तो क्या है LaH है तो बेटा क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, तो यहां से तो अपने को साइनाइड नहीं मिलेगा, ये तो गलत बात है। ऑप्शन नंबर 2 देखना, अमाइड है और क्या यूज कर रहे हैं बेटा, NaOH Br2। अच्छा, अब जिन बच्चों को याद होगा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बेटा अमाइड से अमीन बनाते हैं, क्या होगा, तो आई थिंक देखो आपको याद ये सब बेटा याद होना चाहिए ना। N पे बेटा Br लगेगा, फिर माइनस आएगा, राइट, ये इधर जाएगा, फिर अपने को याद है ये वाला इधर जो है बेटा माइग्रेट कर जाता है। फाइनली आपको है ना, मैकेनिज्म तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन अपने को पता है क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको एनिलीन मिल जाएगा ना, और आपका CO3 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बेटा आपको साइनाइड तो नहीं मिलेगा, राइट, हॉफमैन ब्रोमाइड है ये वाली। उसके बाद जो थर्ड है बेटा अगेन PHCONH2 आपको दे दिया है P4O10 बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहां से पानी निकाल देगा, तो यहां पे आपको साइनाइड मिल जाएगा, है ना भाई। H2 निकाल दीजिए, C∼N बन जाएगा, तो P4O10 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, याद रखना। तो किसमें बनेगा साइनाइड, ऑप्शन नंबर 3 में। फोर्थ की बात भी कर लेते हैं। फोर्थ में आपको क्या दिया गया है, ये लीजिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, पहले SOCl2 है, SOCl2 है तो क्या हो जाएगा आपका OH हटके वहां पे Cl आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया बेटा, यहाँ पे आपका NH3 है, अटैक कर रहा तो Cl को बाहर भगाओ, अमाइड बन जाएगा, लेकिन साइनाइड नहीं बनेगा। तो साइनाइड बन रहा था ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट 66 में बोल रहे हैं एट NTP द डेंसिटी ऑफ गैस, NTP डेंसिटी दे रखी है बेटा 0.00356 ग्राम पर ml। मॉलिक्यूलर मास बताना है हमें गैस का, ठीक है। अच्छा देखिए NTP STP नीट में सेम मान के चलते हैं, ये हम ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है ये वाली बात, ठीक है। हमें क्या दिया गया डेंसिटी, तो डेंसिटी को अगर हम देखें बेटा तो मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। हमें मास निकालना है किसका, NTP पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस में बताना है। NTP पे डेंसिटी ये है, समझना कि तो डेंसिटी है 0.00356 इज इक्वल टू, देखिए अगर आप देखो तो 22.4 NTP में बोलते हैं कि भाई एक मोल जो है बेटा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर। इसको ml में कन्वर्ट कर लो, 22400 कितना ml। तो अगर मैं वॉल्यूम ये रख दूं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मास आएगा वो किसका आएगा, एक मोल का आएगा, और एक मोल का मास ही क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, राइट। तो बस यहीं से अपना आंसर आ जाएगा बेटा, ml में है ये, है ना, ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करना है बस अपने को, तो 356 × 22400 है, और इधर बेटा 5 जीरो लगेंगे, तो ये 2 तो जाएंगे, 10⁻³ रहेगा।
क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं कुछ तिकड़म लगा के, क्या हम कर सकते हैं कुछ, समझना। ये 3 और लेके जाएगा, तो एक काम करते हैं 2 यहाँ पे लगा देते हैं, 1 यहाँ पे लगा देते हैं, राइट। तो मैंने कहा कि ये कुछ कैसा है, ये 2.2 टाइप से कुछ है, ओके। यहाँ पे मान लो अगर हम इसको ऐसा कर दें कि भाई चलो मान लो मैं 35 ही रहने, 35 के लिए कितना आ रहा है, 70 समथिंग आ रहा है। इसके आसपास का आंसर है क्या, एक आंसर है 80, है ना। देखो बाकी सब देखो ऐसे भी कई बार आप निकाल सकते हो। देखो बाकी ऑप्शन क्या क्या है, एक 40 है, एक 70 है, एक 50 है, एक 160 है। तो मुझे पता है उससे कुछ ज्यादा आएगा 70 से, क्यों, क्योंकि मैंने कुछ वैल्यूज छोड़ ही दी हैं पॉइंट के बाद वाली, केवल इनको मल्टीप्लाई किया, तो वही 70 आ रहा है। तो 40 50 तो खत्म ही हो गया, है ना। 80 है नॉट 70, तो 70 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 160 तो नहीं आ सकता है। तो 80 है, 80 आंसर होगा बेटा, 80 दिया आपको ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, आपको डेंसिटी दे रखी थी एनटीपी पे, यहाँ पे मास होता है, लेकिन उस मास को हमने 1 मोल का मास बना दिया। 1 मोल का मास का तो बेटा मोलिकुलर वेट, और 1 मोल पे अपने को वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम 22.4 अपना होता है, तो उसको एमएल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एमएल में जो है डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 बेटा आपका क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम में जो है सोल्युबिलिटी पे है। कैलकुलेट द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट BaSO4। तो BaSO4 को प्रेसिपिटेट करवाना है, सल्फेट का कितना कंसंट्रेशन रखो कि बेरियम की क्वांटिटी, अगर बेरियम का जो कंसंट्रेशन 10⁻⁴ मोल पर लीटर है, और केस भी दे दी है। इतना आसान क्वेश्चन है, मतलब इससे आसान यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। हाँ, तो यही कर देते हैं बेटा 67। तो अपने को पता है भाई BaSO4 जो होगा बेटा वो जाएगा Ba2+ में प्लस सल्फेट। KSP दिया हुआ है, KSP क्या होगा बेटा, KSP की अगर आप बात करो, इसकी KSP जो होगी वो होगी कंसंट्रेशन ऑफ Barium2+ जो भी है इनटू बेसिकली ये अगर आपको जस्ट मतलब मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए तो KSP हो जाए बेटा आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल। दिस इज योर आयनिक प्रोडक्ट, हाँ। और KSP इन्होंने दे रखी है आपको, और सल्फेट का कंसंट्रेशन निकालना है, बेरियम का कंसंट्रेशन दे दिया है। तो मैंने कहा KSP आपको दे रखी है बेटा कितनी, 4 × 10⁻⁻10। मतलब इतना इजी क्वेश्चन आपको देखने को शायद ना मिले, हो सकता है उस टाइप का मिले जहां पे आपको जहां पे अपन लगाते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट, जहां पे कोई दूसरा साल्ट पड़ा होगा, है ना, जो इनमें से किसी एक कंसंट्रेशन वहां से आपको लेना होगा, वो वाले आपको मिल सकते हैं बेटा क्वेश्चन, ठीक है। ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। तो बेरियम का आपको दिया गया 10⁻⁴, इसका आप सल्फेट का x मान लो, ये कितना आ गया 4 × 10⁻⁶, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या बोला गया है समझना। 68 says what is the electronic arrangement of metal atom or ion, octahedral field है बेटा, तो उसमें अपने को अरेंजमेंट करना है D4 का है। अब आपको ये नहीं पता है कि वीक फील्ड है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, आपको पता है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा बेटा तो वहां पेयरिंग हो जाएगी, वीक फील्ड होगा तो आपका Eg में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन इन्होंने कोई अलग इंफॉर्मेशन के थ्रू दिया है, किस इंफॉर्मेशन के थ्रू, कि आपकी जो पेयरिंग एनर्जी है और जो स्प्लिटिंग का जो है डेल्टा नॉट, उनके बीच में रिलेशन दिया है। क्या कि 68 की बात कर रहे हैं, इन्होंने जो रिलेशन बताया कि D4 कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है ना, D4 है अपने पास, जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है वो दी है डेल्टा नॉट से ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी। तो मतलब जो T2G और Eg जो भी हुआ है, तो जो भी डेल्टा नॉट है, डेल्टा नॉट कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो विच मींस कि बेटा पेयर कराने में ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू कि इलेक्ट्रॉन इस डेल्टा नॉट है ना, क्योंकि यहां से यहां जाने में जो एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी है पेयर कराने में। तो ऑब्वियसली अगर T2G है बेटा तो 3 आपके यहां आएंगे, 1 आपका Eg में रहेगा, अगेन सेम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा T2G में 3, Eg में 1, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है, IUPAC नेम बताना है, बहुत ही आसान है, COCl है ना, असाइल क्लोराइड है बेटा, 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग दिस कार्बन, और 2 और 3 पे मिथाइल है बेटा, तो 2 3 डाइमिथाइल, और ये कितना है पेंटेन बन रहा है ना, पेंटेनॉइल क्लोराइड, क्योंकि ऑयल क्लोराइड इसका सफिक्स आता है। तो क्या हो जाएगा 2 3 डाइमिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 70
70 में क्या है बेटा, आपको ब्रोमिनेशन बेसिकली करवाना है। हमने किसी एक HST में आई थिंक या फिर किसी एक FST में डिस्कस कर चुके हैं हम ये वाली बात कि ब्रोमिनेशन हो क्लोरिनेशन हो, इनकी आपको रिलेटिव रेट जो है बेटा पता होना चाहिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ। ब्रोमिनेशन बहुत ज़्यादा क्या है बेटा, सेलेक्टिव है ना, और क्लोरिनेशन रिएक्टिव होता है। तो ब्रोमिनेशन जो है अगर आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है तो इसकी जो रेट है बेटा 180 to 1600। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका 3 डिग्री मिल गया तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बेटा वहीं होगा, अनलेस अनटिल आपके पास 1600 ये हो 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्योंकि समझना, अगर इसके साथ रिएक्ट करने का रेट 1 है तो 3 डिग्री के साथ कितना है, 1600 टाइम्स ऑफ दैट है ना। तो समझना कहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा, क्या दिया गया है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, प्लस बेटा Br2 है, HNO। लो तो क्या होगा भाई, अपने को बतानी है कि यहां से दो प्रोडक्ट इन्होंने बनाए, बोल रहे हैं कि एक बना ये और दूसरा बना ये। हमें ये बताना है कि इनकी रिलेटिव रेट क्या है, ये कितना परसेंट बनेगा, ये कितना परसेंट बनेगा। देखिए कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखो यार सिंपल सी बात है, आपके पास कितने 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन है यहाँ पे, CH3 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 3 3 6 3 3 9। आपके पास जो 1 डिग्री है वो कितने हैं बेटा, 9 है। आपके पास जो 2 डिग्री है वो कितने हैं, यहाँ पे 2 डिग्री है ही नहीं, यहाँ पे 0 है। और 3 डिग्री वाले कितने बेटा आपके पास, यहाँ पे जो है बेटा वो क्या है, 3 डिग्री है। 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन है 1। तो रिलेटिव रेट कैसे निकालेंगे, इसका ये 9 हाइड्रोजन है और इसकी रेट है 1, तो 9 into 1 प्लस 1 into 1600। वही इतने लोगों की एज इतनी है, एवरेज एज इतने लोगों की इतनी है, तो टोटल एवरेज एज क्या है ग्रुप में, सेम फंडा है। तो अगर 9 हाइड्रोजन है 1 डिग्री, उनकी रिलेटिव रेट 1 है बेटा, और तो अपन ने कहा कि परसेंट यील्ड 3 डिग्री, तो मैंने कहा कि भाई 3 डिग्री की रेट 1600 है और 3 डिग्री वाला 1 है, प्लस 9 है 1 डिग्री वाले और उनकी रिलेटिव रेट क्या है बेटा 1 है, डिवाइडेड बाय। अब समझना, ये अगर हम देखें, देखिए इसको अपन सिंपली ऐसे ही समझ सकते हैं, दिस इज टोटल नॉट, तो टोटल में क्या आएगा बेटा, टोटल अपने पास 1600 into 1 प्लस 9 into 1 ना। 3 डिग्री की निकाल रहे हैं तो ऊपर कर दिया 3 डिग्री वाला, और टोटल अपने पास नीचे हो गया इतना जो कि टोटल है। 2 डिग्री वाले 0 है तो उसका कुछ भी नहीं आएगा। अगर मान लो 2 डिग्री वाले भी होते तो 2 डिग्री की रेट कितनी बेटा, 82 into 2 भी आ जाता। जब 3 डिग्री का निकालना है तो 3 डिग्री वाला ऊपर ले लो, 1 डिग्री का निकालना है तो 1 डिग्री वाला ऊपर ले लो, और 2 डिग्री का निकालना है तो 2 डिग्री वाला ऊपर ले लो, नीचे में क्या आएगा, टोटल ही आएगा ना, परसेंटेज निकालते हैं अपन। तो इस तरीके से निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। आपने को पता है कि यार ये वैल्यू बहुत ज्यादा है 1600 ना, और ये कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी नहीं, 2 डिग्री तो है नहीं, ये 9 1600 के आगे 9 क्या है, तो ये तो बहुत ज्यादा 99 समथिंग आएगा परसेंट में अगर हम देखें तो 3 डिग्री जो है वो 99 समथिंग बनना चाहिए। तो 99.4 एक ऑप्शन दे रखा है, वही होगा, मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, और ये हो जाएगा 0.6। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 71 एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्या हुआ है यहाँ पे समझना। A photon of 300 nanometer is absorbed by a gas। एक गैस ने क्या है, एक फोटोन 300 नैनोमीटर का एब्जॉर्ब किया और फिर उसने 2 फोटोन रिलीज किए। उन 2 फोटोन में से एक फोटोन की आपको वेवलेंथ दे रखी है, दूसरे फोटोन की वेवलेंथ हमें निकालनी है। यार सिंपल सी बात है, एक गैस ने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का, मतलब कि पर्टिकुलर एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, फिर उसने 2 रिलीज किए, तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना। मैंने कहा कि भाई जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होगी E1 वो होनी चाहिए E2 प्लस E3 के इक्वल, या फिर E जो होनी चाहिए वो E1 प्लस E2 जो 2 फोटोन रिलीज किए उनकी एनर्जी के इक्वल। एनर्जी होती है hc बाई लैम्डा, कितने का लैम्डा एब्जॉर्ब किया 300 का, इज इक्वल टू hc बाई a की दे रखी है बेटा 496 प्लस hc बाई इसकी x मान लो। अब hc तो कैंसिल हो गया, मुझे ये hc तो निकालना है, देखना 1 बाई 300 इज इक्वल टू 496 को 500 मान लो प्लस 1 बाई x, तो यहाँ से 1 बाई x क्या आ जाएगा बेटा 1 बाई 300 माइनस 1 बाई 500। इसको सोल्व करोगे तो कितना जाएगा बेटा यहाँ पे आपके पास 1500, 3 5 जा 5 3 जा कितना आ गया 2 बाई 1500। तो x कितना आ गया, x कितना आ गया 1500 बाई 2, 750 नैनोमीटर समथिंग आना चाहिए। 750 के आसपास एक दिया हुआ है 759, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। आसान था बेटा, कुछ नहीं करना है, एनर्जी कंजर्वेशन का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 72, और 72 आपका है
केमिकल काइनेटिक्स से एक रिएक्शन दी हुई है, उसमें रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, रिएक्शन की रेट, ये सब हमें निकालना है। तो सिंपली आपको रिलेशन लिखना आता है ना, रेट वाला अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म्स में कि कैसे वो, बहुत ही बेसिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में यही सिखाते हैं कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को और उन सबको कैसे लिखा जाता है। 72 क्या दिया हुआ है आपके पास है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गोइंग टू 2NH3 गैसेस। अपने को दिया गया है रेट, देखिए पहले इसका अगर अपन और एक इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 इज 2.5 into 10 to the power minus 4। अच्छा, NH3 की अपीयरेंस की रेट, किस रेट से NH3 अपीयर हो रहा है उसकी रेट दी हुई है आपको। कितनी दी हुई है, 2.5 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया गया है। और आपसे पूछा है कि रिएक्शन का रेट क्या है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 क्या है। देखिए इसके लिए पहले अपन लिख लेते हैं, इसका कोएफिशिएंट तो 1 है, तो 1/1 ये डिसअपीयर होगा तो माइनस कर देते हैं ना, वो ताकि माइनस सिंपली इंडिकेट्स कि ये डिसअपीयर हो रहा है। dN2/dt इज इक्वल टू माइनस, इसका 1/3 करना पड़ेगा बेटा, dH2/dt। देखिए क्यों कर रहे हैं 1/3, क्योंकि रिएक्शन का रेट तो आप एक ही बोलोगे ना यार, ये दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन जिस रेट से H2 जाएगा दैट विल बी 3 टाइम्स जिस रेट से N2 जाएगा, क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1/3 बेटा। तो ये जिस भी रेट से जाएगा, अगर ये x गया तो 3x जाएगा, तो रेट तो x और 3x अलग अलग नहीं हो सकता ना रिएक्शन का, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितनी भी क्वांटिटी से जा रहा है उसका स्टोइचियोमेट्री उसके अपॉन में लाना पड़ेगा, ताकि 3x/3 करोगे तो x ही आ जाएगा, तो ये भी x बन गया, ये भी x बन गया, और ये हो रहा है अपीयर, तो 1/2 dNH3/dt, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। आपको दिया गया है जिस रेट से NH3 अपीयर हो रहा है, तो dNH3/dt आपको दिया गया है 2.5 10 to the power minus 4। रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज हाफ ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, इसका हाफ कर दो तो 1.25 into 10 to the power minus 4, तो जो अपीयरेंस का रेट होगा दैट वुड बी हाफ ऑफ, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा दैट वुड बी हाफ ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, दिस इज दिस मच। उसके बाद अगर हम बात करें कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 किस रेट से डिसअपीयर होगा उसका रेट क्या है, देखना ये H2 के डिसअपीयर होने का रेट है बेटा, तो जो रिएक्शन का रेट है उसका 3 टाइम्स है ना भाई, दिस इज रिएक्शन जिस रेट से डिसअपीयर हो रही है, मतलब रिएक्शन का जो रेट है वो कितना है, ये रहा कितना है वो 1/3 dH2/dt, तो यहां से dH2/dt निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स कितना आएगा 3.75। तो ऑप्शन नंबर 3 में ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज 1.25 10 to the minus 4 एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इज 3.75 in 10 to the minus 4। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। क्या पूछा गया है बेटा, 4 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, हमें मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है बेटा, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, आसान है। पहला क्या है, कॉपर का है कुछ NH3 2+, दूसरा क्या है बेटा निकल साइनाइड के 4 दे रखे हैं बेटा लिगेंड 2-, तीसरा क्या है बेटा MnCl4 2-, फोर्थ क्या है FeCl6 4-। देखिए इसमें बहुत ज्यादा हम मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बताना करेक्टली मैच्ड। इसको इन्होंने बोल रखा है डायमैग्नेटिक, इसको बोल रखा है पैरामैग्नेटिक, इसको बोल रखा है डाया, इसको बोल रखा है डाया। हमें ना बहुत इसमें कोई ऐसे सारे लिखना और बहुत ही बेसिक उतना करने की जरूरत नहीं है, आंसर कैसे फटाफट निकालना है वो सोचते हैं ना, और मेरे ख्याल से इतना कोऑर्डिनेशन आपने पढ़ लिया है बेटा तो उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। देखना कॉपर में हम बात कर रहे हैं, कॉपर का कितना होता है एटॉमिक नंबर 29 के हिसाब से अगर देखें, एक मिनट 29 को हम क्या बोलते हैं बेटा, मतलब आर्गन
और ये आता है बेटा 3d10 राइट। यहाँ से क्या अमोनिया में तो कोई चार्ज होगा नहीं, 2 प्लस कॉम्प्लेक्स पे मतलब 2 प्लस किस पे, कॉपर पे। 2 प्लस करोगे तो क्या बच जाएगा बेटा यहाँ से आर्गन 3d9 ना, पहले S में से निकलेगा और एक D में से भी निकल जाएगा। अब D9 है उसको तो आप डायमैग्नेटिक बना ही नहीं सकते हो राइट, तो ये तो प्रॉपरली गलत है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें निकल, देखिए साइनाइड में -1 चार्ज रहेगा बेटा, कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल 2 माइनस है तो वो -4 उधर जाके +4 बनेगा तो निकल पे आएगा +2 चार्ज। निकल पे अगर +2 आया ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी, देखिए निकल पे कितना होता है बेटा अगर आप देखो तो 28, तो निकल का यहाँ लिख लेते हैं 28, तो आर्गन हो जाएगा बेटा 3d8 4s2 राइट, +2 किया तो S चला गया, D8 है, D8 है साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा, 8 है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, समझना ये आपके। अच्छा ये तो टेट्राहेड्रल है व्हाटएवर, ठीक है, 4 है, पेट्रोल नहीं है बेटा, 6 नहीं है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल है। लेकिन हमने को पता है कि भाई D8 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बेटा क्या हो जाएगी, पेयरिंग होगी, सिंपल सी बात है ना। और हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि एक D चाहिए होगा उसको हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए, तो वो DsP2 के लिए उसको पेयरिंग करानी पड़ेगी, तो ये डाया होगा, पैरा नहीं होगा। फिर ये वीक फील्ड लिगेंड है क्लोराइड। और Mn की अगर आप बात करोगे, Mn का आपका होता है आर्गन 3d5 4s2 राइट, +2 में कि क्लोराइड भी -1 सेम है साइनाइड, तो Mn +2 आया, 4s चला गया, D5 है तो डायमैग्नेटिक कर ही नहीं सकते हो, ये भी गलत है। FeCN6 2 Fe +2 है, Fe का बेटा क्या होता है आर्गन 3d6 4s2 +2 है बेटा D6 है, D6 है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा, पेयरिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, भाई 6 तो इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल में आ जाएंगे, बाकी 2 D बच जाएंगे और D2sp3 हो जाएगा, तो T2 पूरा फिल्ड रहेगा और जो Eg के 2 हैं वो खाली रहेंगे, तो वहां से अपना हाइब्रिडाइजेशन बेटा D2sp3 डायमैग्नेटिक रहेगा, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नो, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है, एक सिंपल क्वेश्चन है बेटा आपके पास, मार्कर भी चेंज कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 74 में बेटा आपको क्या दिया गया है, आपके पास बेंजीन है, बेंजीन के साथ आपको दिया गया है इधर C∼CH3 और जो आपको रिएजेंट्स दिए गए हैं दैट इज HgSO4 H2O H2SO4। तो कुछ नहीं है बेटा, कैटालिटिक हाइड्रेशन है अल्काइन का, लास्ट क्वेश्चन में भी पेपर में भी क्वेश्चन था ये, तो अगर अल्काइन कैटालिटिक हाइड्रेशन करोगे तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग देखना, तो मैंने कहा यहाँ पे क्या करना है, वाटर एडिशन करवाना है बेटा, तो समझने के लिए सिंपली ऐसे समझते हैं कि देखिए इधर अगर आप प्लस बनाओगे तो फायदे की बात है, क्योंकि वो प्लस क्या है बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या बेंजीन रिंग है, तो उस वजह से क्या है हमने प्लस इधर बनाया, ठीक है, रेजोनेंस वाला फंडा। तो इसको अगर हमने यहाँ पे प्लस रखा, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस है तो बेटा यहाँ पे OH लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे H, यहाँ से टोटोमराइज करवा दो इनोल कीटो राइट, यहाँ से क्या करवा देंगे टोटोमराइज करवाओगे तो आसान सी बात है, क्या हो जाएगा बेटा, इनोल का कीटो बन जाएगा। तो ऐसा कुछ आपको मिलना चाहिए और ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। वो केवल सोल्व करने के लिए ट्रिक है, वरना Hg2+ यहाँ पे आएगा, फिर वाटर यहाँ से अटैक करेगा, जैसा हमने ब्रोमिनेशन में किया था, वो Br2 वाटर जो था है ना, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था ब्रोमीन का, वहां पे ब्रोमीन और पानी का, ठीक है, OH और Br का, वो वाला क्वेश्चन है, सेम फंडा है बेटा, है ना, बस केवल अल्कीन से क्या यहाँ पे अल्काइन हो गया है, और यहाँ पे बस हमने क्या करना है, टोटोमराइज होगा बात में, इतनी सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, देखिए 75 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, मेटा मतलब कौन सा पेयर है, 1 क्या है देखना, PH CH2 C∼O CH3 एंड PH C C C∼O OH,
तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, हमने कहा पीएच पीएच है, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, डीयू 1 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन बेटा ये क्या है, ये तो एस्टर है, ये क्या है, ये तो एसिड है, ये तो फंक्शनल है, क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं बेटा रिंग चेन, फिर फंक्शनल, फिर मेटामर, फिर चेन, फिर पोजीशन। लेकिन है ना, तो फंक्शनल अगर पहले मिल गया तो मेटामर थोड़ी है, तो ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। दूसरे में क्या है, MEN ET, इसके बाद क्या है इथाइल, और दूसरा क्या है HN, ये है। तो अगर आप देखो बेटा ये सेकेंडरी है, 2 डिग्री अमीन है, ये क्या है 3 डिग्री अमीन है। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन बेटा क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड में क्या दिया हुआ है समझना, फिनाइल है ये, एंड भाई यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है, 1 बेंजीन रिंग है, तो ये बेंजीन रिंग N3, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, तो ये आइसोमर ही नहीं है बेटा, है ना, यहाँ पे फालतू कंफ्यूज कर रखा है। और फोर्थ में अगर आप देखोगे तो फोर्थ में एक क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर से लास्ट टेस्ट में भी था, सेम कॉन्सेप्ट था, मेटामर का ही था, और उसमें भी साइड चेन को अलग तरीके से रीअरेंज कर रखा, जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों ईथर हैं, केवल डिफरेंस क्या है बेटा, जो हेटेरो एटम के आजू बाजू अगर आप देखो यही है क्या, यस 1 2 3 4 5 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, इधर बेटा कितना है, एक कार्बन है, इधर क्या है 2 है, इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 4 है ना। तो हेटेरो एटम के आजू बाजू नंबर ऑफ कार्बन अलग हो, या फिर कार्बन चेन की जो लेंथ है उसमें मान लीजिए अगर कुछ ऐसा भी होता तो वो भी बेटा क्या होता, ये भी क्या होंगे, मेटामर्स होंगे, क्योंकि कार्बन तो सेम है, इधर 3 है, इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 1 है, लेकिन इधर जो पोजीशनिंग है और इधर जो इधर स्टेट एन अल्काइल है इधर, और इधर एन अल्काइल नहीं है, आइसो टाइप का ग्रुप है, तो ये भी मेटामर होते। तो मेटामर कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 76, एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, इफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो हमने इन्होंने बताया बेटा कि हीलियम प्लस में दिया है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनानी है, तभी आपके बोर वाले फॉर्मूले लगा सकते हो। बामर सीरीज है, इसकी क्या है बेटा, बामर सीरीज है, इसकी लैम्बडा शॉर्टेस्ट जो है वो क्या बोला गया है, x मीटर है, ठीक है। और हमें किसका निकालना है, लिथियम 2+ का पार्शियल सीरीज का लैम्बडा लॉन्गेस्ट निकालना है। ऐसे क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं बेटा, आसान है। देखिए क्या करना है, लिथियम वाली बात को अगर हम लेके आए तो अपने को पता है भाई 1/λ इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, RZ² इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो आपको n1 n2 फिगर आउट करने पड़ेगी। देखिए बामर है ना, पहले अपने आती है लाइन 1 जो कि 1 से होती है, बामर 2 से होती है। तो अगर शॉर्टेस्ट है बेटा, देखिए hc/λ ये एनर्जी है, अगर ये शॉर्टेस्ट है तो एनर्जी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कब होगी भाई, ये मिनिमम है तो मैक्सिमम होना पड़ेगा, तो ये शॉर्टेस्ट है बेटा, तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। एनर्जी बहुत ज्यादा कब होगी, जब वो 2 से इनफिनाइट वाला ट्रांजैक्शन हो, है ना, मतलब वो ट्रांजिशन नॉट ट्रांजैक्शन। तो अगर 2 से इनफिनाइट वाला ट्रांजिशन होगा तो 1/λ जिसको x बोल रहे हैं, ये r तो r ही रहेगा, हीलियम है 2 to the power 4, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इनफिनिट का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया बेटा, 2 to the power कितना आ गया 4, 4 से 4 गया, तो यहाँ से x की वैल्यू, r की वैल्यू क्या आ गई 1/x, ठीक है। अब लिख लेते हैं बेटा लिथियम के लिए, तो अगेन 1/ लिथियम के लिए जो लैम्बडा में निकालना है कौन सा, लॉन्गेस्ट। अब अगर लैम्बडा लॉन्गेस्ट है तो एनर्जी मिनिमम, और पास्चन जो है बेटा लाइमन बामर फिर आती है पास्चन, तो थर्ड से
तो अगर मुझे लैम्बडा मैक्सिमम चाहिए, लॉन्गेस्ट चाहिए, तो एनर्जी मिनिमम क्या होगी जब थर्ड से बस फोर्थ जाए, क्योंकि थर्ड से इंफिनाइट वाला तो क्या है बेटा मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस है, लेकिन थर्ड से फोर्थ क्या होगा मिनिमम होगा, और उसी में लॉन्गेस्ट अपने को लैम्बडा मिलेगा। तो थर्ड से फोर्थ करा दीजिए, आर की वैल्यू है 1/x, लिथियम में 3 3 जा 9 और 1/3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16 है ना, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा 9/x इनटू ये हो जाएगा 16 इनटू 9 और ये हो जाएगा 7, 9 से 9 गया, तो लैम्बडा क्या आ गया बेटा यहाँ से, लैम्बडा कम्स आउट टू बी 16x/7 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 में हमें बताना है विच इज नॉट पॉसिबल, कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ICl3। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं करता, इसके पास कितने बेटा 7 अपने पास, देखिए ऐसे तो आप बना दोगे ना, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जैसे आपको 4 ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे और वहां पे अगर आपको कुछ याद आ जाता है, जैसे I3- है, I3- का कई बार आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो, वो तो ठीक है सेंट्रल एटम का, I3- हमने देखा है, ठीक है। ICl3 भी है ना, जैसे ICl3 में क्या बेटा अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 यहाँ गए, 4, 2 लोन पेयर बच गए, राइट, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो 2 लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर आ गए बेटा, तो एक लोन पेयर बेटा, Cl यहाँ पे जाएगा, Cl यहाँ पे जाएगा, Cl यहाँ पे जाएगा, T शेप मिला है, I3- यहाँ पे सब निकालना नहीं है अपने को, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, I3- में क्या होगा बेटा, 3 लोन पेयर ऐसे रहेंगे, लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो थर्ड दे रखा है ClBr7, तो इंटर हैलोजन में अगर आपको याद हो है ना, ये दूसरा था, ये फर्स्ट था, क्या दे रखा है ClBr7, बेटा 7 वाले में इस तरह से XX-7 यानी कि जो ये है XX-7, इसमें केवल IF7 ही एग्जिस्ट करता है, समझना। Cl के बाहर हम 7 ब्रोमीन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, 7 Br वो लग ही नहीं सकता, Cl का साइज छोटा है, Br का बड़ा है, 7 को कैसे अरेंज करोगे बेटा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए आयोडीन तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सेंट्रल को सबसे बड़ा कर दें और सराउंडिंग को सबसे छोटा कर दें, तो यहाँ पे फ्लोराइड लिया हमने, यहाँ पे I लिया, क्योंकि आयोडीन इज द मैक्सिमम, राइट, आयोडीन को बड़ा किया और साथ में साइड में 7 फ्लोरीन लगाए, ये एग्जिस्ट कर जाता है बेटा, बाकी कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, किसमें 7 वाले फंडे में, तो ClBr7 ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस विल नॉट एग्जिस्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। ऑप्शन 4 क्या है बेटा, बेरिलियम का टेट्राफ्लोराइड है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ की आप बात करोगे, फोर्थ आपको दे रखा है BF42-, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिस्ट कर जाएगा। कैसे, बेरिलियम होता है बेटा 1s2 2s2, ठीक है, और 2p में कुछ नहीं है, तो अपन ने क्या बोला कि ये 2s और 2p बना दिया है अपन ने, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, ठीक है, इसके साथ फ्लोरीन और जो F- है वो इस तरीके से मतलब आप बना सकते हो, तो BF42- भी हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग योर इंटरहैलोजन दिस वन ClBr7 विल नॉट एग्जिस्ट। चलिए बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में हमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए बेटा कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, एटॉमिक नंबर हमें पता है, वहां से हम निकाल सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं, और फिर उनकी फीलिंग हम बेस्ड ऑन कि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, SCN- की बात करोगे बेटा, क्या है आपका वीक फील्ड लिगेंड है 78, क्या दिया गया है HgCOSCN4, इसकी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो समझना बेटा SCN- जो है आपका, ये क्या है WFL है, यहाँ पे Hg पे जो बेटा +2 चार्ज है, कॉम्प्लेक्स पे है -2 चार्ज, साइनाइड में -1 है, -4 हो जाएगा, +4 बनेगा, तो कोबाल्ट पे क्या आ जाएगा +2 चार्ज, कोबाल्ट पे +2 है, कोबाल्ट क्या होता है बेटा, अगर आप बात करें 3d7 4s2, +2 में बेटा ये गया, d7 बच गया, अगर हम समझना चाहें वीक फील्ड लिगेंड है, क्या है बेटा आपका वीक फील्ड लिगेंड है। वैसे सारे सेम एनर्जी पे नहीं रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इससे हो जाता है क्वेश्चन, इसमें स्प्लिटिंग वगैरह दिखा के उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा क्या बताने बेटा अपने को, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, d7 है बेटा, वीक फील्ड है, पेयरिंग नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 7, कितने एम्पीयर आए बेटा 3,
तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी, √n+2 और 3 × 5 दिस इज √15 बोर मैग्नेटन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है बेटा समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन बेटा 4-5 जो हैं 4 रिएक्शंस का ऑर्डर है बेसिकली रिएक्टिविटी का, अलग अलग रिएक्शन के लिए हमें वही बताना है कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। पहला वाला जो है उसमें हमें बताना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर बताना है बेटा। यहाँ पे CH3 है, OH है, बोल रहे हैं इसका ऑर्डर, इसकी रेट ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू यहाँ पे OCH3 लगाओ, इसकी रेट और ज़्यादा होगी अगर आप दोनों जगह पे मिथाइल लगा दो, और इसकी रेट और ज़्यादा होगी अगर आप नॉर्मली एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो मिथाइल। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आपका एक इलेक्ट्रोफाइल आता है जो बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन को हटा के खुद लग जाएगा, बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर देगा हाइड्रोजन को। ऐसे केस में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, सिंपल समझने की बात है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है बेटा, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन का पेयर चाहिए, बेंजीन रिंग ने अटैक किया उस पर, तो रिंग के अंदर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो उस प्लस चार्ज को हमें स्टेबलाइज करना है। अब जितना अच्छा अपने पास, मान लीजिए कोई ऐसा ग्रुप है जो +m शो कर सकता है ना, तो दैट इज गुड फॉर अस, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन दैट इज गुड फॉर अस, ठीक है। तो हमने कहा अगर आप +m की बात करो तो वो स्टेबलाइजिंग ज्यादा डिटरमिनिंग फैक्टर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो OH का +m इज ग्रेटर देन OR, तो ये ठीक है, इसमें तो केवल हाइपर कॉन्जुगेशन शो होगा, ठीक है, तो पीछे हो जाएगा बेटा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये वाला, और इसमें एक ही मिथाइल है ना, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कराता हूँ तो दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही मिथाइल बेटा तो वो वाला लास्ट में होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ +m, ठीक है, और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये रेट का जो ऑर्डर है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है। दूसरा वाला देखना बेटा, दूसरा वाला क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बेटा, कीटोन और एल्डिहाइड पे। इन्होंने क्या दिया है, पहले इन्होंने सिंपल एल्डिहाइड रखा, फॉर्मल्डिहाइड, फिर इन्होंने क्या कर दिया, अराइल हैलाइड कर दिया, एक एरोमेटिक ग्रुप लेके आ गए वहां पे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कर दिया, कीटोन कर दिया बेटा, और फिर इन्होंने अराइल कीटोन कर दिया। देखिए न्यूक्लियोफाइल ऐड होने आ रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा इस सेंटर पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस है बेटा, वो ऐड होने आ रहा है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रहा है। जितना ज्यादा डेल्टा प्लस होगा बेटा, इस रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। डेल्टा प्लस इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो सराउंडिंग ग्रुप है, प्लस स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होनी चाहिए, इसलिए क्या है, एल्डिहाइड्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन, क्या हो जाएगा, उनकी रेट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कीटोन्स, क्योंकि एल्डिहाइड्स में H होता है बेटा, कीटोन्स में दोनों R ग्रुप होते हैं। उसके बाद अराइल और अल्काइल में अगर आप कंपेयर करना चाहो, अराइल क्या करेगा बेटा, +m की वजह से इस पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो डेल्टा प्लस को कम करेगा। तो अल्काइल जो है वो अराइल से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अगेन, ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा। देखिए ये दोनों एल्डिहाइड हैं और उसमें भी ये अल्काइल है, बल्कि दोनों हाइड्रोजन ही हैं, और यहाँ पे अराइल है। हमने अभी बात की अल्काइल ग्रेटर देन अराइल, एल्डिहाइड ग्रेटर देन कीटोन, अगेन अल्काइल ग्रेटर देन अराइल, एल्डिहाइड ग्रेटर देन कीटोन, ये दोनों बेटा कीटोन्स हैं, और ये अल्काइल पार्ट है और अराइल पार्ट है, तो ये पूरा भी सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में बताना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, ओके। यहाँ पे क्या है आपके पास, CH3, C+C और CH3, इसका रेट बोल रखा है C इस तरह से, और फिर अपने को दे रखा है कार्बन है। अब इसमें क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने आ रहा है, ठीक है, समझना। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को आप ऐड करोगे तो यहाँ पे बेटा प्लस माइनस इस तरह से आएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, नॉट हियर, माय बैड, सॉरी। देखिए ये है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल आया कुछ प्लस चार्ज लेके, मान लीजिए यहाँ पे Cl+ आया, तो अगर Cl+ आएगा बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी यहाँ पे, तो क्या बनेगा आपके पास, समझना, OCH3C, यहाँ पे प्लस चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है बेटा, नेगेटिव वाला ले लेगा, और प्लस चार्ज जहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे बनाओगे, क्योंकि इंटरमीडिएट है। तो मैंने कहा कि प्लस कहाँ बनेगा बेटा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा यहाँ पे बना।
अब यहाँ पे तो और अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है बेटा ये अपना प्लस M शो करके इसको और स्टेबलाइज करेगा, तो ये तो सबसे अच्छा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Cl लग गया मान लो, यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे केवल हाइपरकॉन्जुगेशन और इंडक्टिव हेल्प करेगा। यहाँ पे मेसोमेरिक ने हेल्प की थी, हाइपरकॉन्जुगेशन के 3 हाइड्रोजन यहाँ बेटा, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ इसका बेटा -I लगेगा जो इस कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेगा, तो इसलिए वो सबसे लास्ट में है। हाइपरकॉन्जुगेशन वाले हाइड्रोजन भी कम है, यहाँ पे कोई -I नहीं है, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइपरकॉन्जुगेशन वाले उससे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे मेसोमेरिक है, तो ऑर्डर ये भी सही है। लास्ट ऑर्डर देखते हैं बेटा, लास्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही है, ठीक है, और समझते हैं। तो अब तक तो तीनों ऑर्डर सही हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का भी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का भी और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का भी, तीनों के तीनों ऑर्डर क्या है बेटा, सही हैं। एक लास्ट फाइनल फोर्थ ऑर्डर जो है अपने पास, उसको देखते हैं। फोर्थ में क्या बेटा, C डबल बॉन्ड C, इसको ज्यादा बोल रखा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इसको ज्यादा बोल रखा है Cl से। देखिए वेरी इजी बेटा, अगेन कि इलेक्ट्रोफाइल को आके ऐड होना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करा दो, यहाँ पे प्लस चार्ज बनाओ, 3 अल्फा यहाँ से, 2 अल्फा यहाँ से, बेटा 5 अल्फा आ रहा है। यहाँ पे तो बेटा 1 डिग्री, ऐसा मतलब बेटा यहाँ पे कम से कम 2 डिग्री तो आया था कार्बोकेटाइन, यहाँ पे तो 1 डिग्री आएगा, तो वो तो बेकार ही होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 डिग्री है और ये अपना -I दिखाएगा, है ना, -I ग्रेटर देन +M, तो वो भी बेकार हो गया, और बेकार हो गया, वो इससे भी बेकार हो गया, तो ये ऑर्डर भी सही है। तो चारों के चारों करेक्ट हैं, A B C D ऑल आर करेक्ट, और ऐसा दे रखा है बेटा फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहे हैं कि माल्टोज को कन्वर्ट करना है बेटा ग्लूकोज में, तो बोल रहे हैं क्या यूज करेंगे बेटा, क्या यूज करते हैं माल्टोज को ग्लूकोज कन्वर्ट करना होता है, तो माल्टेज, ठीक है। ऐसे और भी होते हैं जो आपको याद होना चाहिए, लिख लो इनको एक बार के लिए अपने नोट्स में, और बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे शुगर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है इथेनॉल प्लस CO2 में, या स्टार्च को मुझे कन्वर्ट करना है बेटा माल्टोज में, या बेटा सुक्रोज को मुझे कन्वर्ट करना है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ पे सुक्रोज है तो सुक्रेज, इतना आसान है, माल्टोज था तो माल्टेज। शुगर को अगर इसमें कन्वर्ट करना है बेटा तो उसमें क्या आ जाएगा, जाइमेज, और जो स्टार्च को माल्टोज में करना है उसमें बेटा क्या आ जाएगा, डायस्टेज। ये चारों याद होने चाहिए, लिख लो, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 81 एंड 81 सेज द फॉलोइंग, ओके, आपको एक NH4HH सॉलिड है आपके पास एक क्लोज्ड वेसल में, दिस इज सॉलिड, और ये टूट के आपको क्या दे रहा है बेटा, अमोनिया गैस प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। बोल दिया है कि इस रिएक्शन, जो ये रिएक्शन हो रही है, द टेंपरेचर इज 400 केल्विन, क्लोज्ड वेसल है, हमें निकालना है Kc। एक इंफॉर्मेशन दी है बेटा कि टोटल प्रेशर जो है एट इक्विलिब्रियम दैट इज 20 एटमॉस्फेयर, है ना। एक बात समझना, पहले समझने की अप्रोच कैसे करेंगे। देखिए Kc निकालने के लिए मुझे अब ना, आपके पास वॉल्यूम तो है नहीं कंटेनर का, जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि भाई ये सॉलिड है बेटा, वो गैसियस है, तो ऐसा नहीं कि वॉल्यूम जो है कैंसिल हो जाएगी वॉल्यूम वाली टर्म। फिर कैसे करेंगे, मेरे पास एक और तरीका है, क्या, कि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर बेटा डेल्टा Ng। R पता है, T पता है, Kc निकालना है मुझे, तो Kp तो मैं निकाल सकता हूँ, प्रेशर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, समझना। Kp वुड बी प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय, अगर कुछ रिएक्टेंट साइड में है, रिएक्टेंट इज ऑल सॉलिड, वहां से कुछ नहीं लेना है, और क्योंकि इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है, तो सिंपली पार्शियल प्रेशर के प्रोडक्ट आएंगे। लेकिन पार्शियल प्रेशर तो नहीं दिया है, टोटल प्रेशर दिया गया है, तो कोई बात नहीं, टोटल प्रेशर जो होगा, एक बात समझना, ये जितना जाएगा, 1 मोल गया दोनों का 1 1 बनेगा, 10 मोल गया दोनों का 10 10 बनेगा, तो टोटल प्रेशर में जो कंट्रीब्यूशन होगा बेटा वो दोनों के प्रेशर का बराबर होगा, विच मींस मैं ये बात ठोक के कह सकता हूं कि पार्शियल प्रेशर जो होगा वो NH3 का और H2S का बराबर होगा। इसका मतलब इस 20 में जो भागीदारी है 10 और 10 दूसरी भागीदारी,
बेटा ये एक H2S का है, एक अमोनिया का है, दोनों का बराबर होगा। तो Kp क्या हो जाएगा, NH3 का इंटू H2S का 10 इंटू 10, Kc निकालना है, RT हो जाएगा बेटा 1/12 इंटू 400 और डेल्टा Ng हो जाएगा 2, बिकॉज डेल्टा Ng इज नथिंग बट सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस द सेम थिंग फॉर द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट में कुछ भी गैसियस नहीं है और इनका 1 1 है, तो 2 - 0 दैट इज 2। तो Kc यहां से कितना आ रहा है, Kc आ रहा है बेटा 100 इंटू 12 इंटू 12 बाई 400 इंटू 400, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 100 से 100 गया, ये आ गया 0.09 और एक ऑप्शन दिया गया 0.092, ऑप्शन नंबर 2। सर 92 क्यों आया, ये 1/12 को अगर आप है ना इसको अगर आप उस तरीके से 1/12 एग्जैक्टली नहीं होता है, इसलिए वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। 82 में देखना बेटा, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें हाइब्रिडेशन के बारे में कुछ बातें यहाँ बतानी है, कौन सा गलत है। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। बिल्कुल सही बात है बेटा, जितने आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जितने आपके नॉर्मल ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडेशन में, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के आते हैं। जैसे sp3 में 1 s और 3 p पार्टिसिपेट करते हैं, टोटल 4 पार्टिसिपेट किए तो 4 sp3 बनते हैं। sp3d2 में 1 s 3 p 2 d पार्टिसिपेट किए, टोटल 6 ऑर्बिटल हो गए, तो 6 ही sp3d2 बनते हैं। तो जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही बनेंगे। इवन MOT में भी हम पढ़ते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए H2 के लिए बात करें, सिग्मा -2 बोलते हो आप, तो उसमें एक बॉन्डिंग बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि 2 पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही बनेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, लेकिन अगर हाइब्रिडेशन की बात कर रहे थे तो पहला वाला स्टेटमेंट आप याद रखिए, ठीक है, मतलब जो हमने डिस्कस किया वो। उसके बाद स्टेटमेंट 2 से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, बिल्कुल। और हम बोलते हैं कि भाई जो अजम्पशंस अपने हैं हाइब्रिडेशन के, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो हमने कहा कि जो जितने आपके बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे वुड बी सिमिलर इन एनर्जी एंड शेप। तो ये वाली बात भी सही है, एनर्जी में इक्विवेलेंट होंगे, शेप में भी। ऑप्शन 3, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड्स देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बिल्कुल, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें बेटा, तो वो डायरेक्टेड होते हैं, एनर्जी में लोअर होते हैं, तो अच्छे बॉन्ड्स बनाते हैं, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनाते हैं, तो ज़्यादा अच्छी वहाँ पे क्या है आप बोल सकते हो बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स तो बनाएंगे, हाइब्रिड सिग्मा ही बनाते हैं। तो एक जगह पे बेंजाइन वाले केस में भी पाई बनता है, तो वो भूल जाना। उसके अलावा अगर हम देखें तो सिग्मा ही है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ की बात करें तो इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट। अब तक तीनों सही थे, एक इनकरेक्ट छांटना है बेटा, निकालना है, तो फोर्थ हैज टू बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर अस। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 82 वुड बी ऑप्शन नंबर 4। और फोर्थ क्यों गलत है, ये बोल रहे हैं केवल हाफ फील्ड पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। अगर मान लो मैं अमोनिया लूं, तो नाइट्रोजन का मैंने बोला 1s2 2s2 2p3, अपने को पता है बेटा अमोनिया क्या है, sp3 है ना। स्टेरिक नंबर 4 जहां पे 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो जो S है और 3 P है, ये पार्टिसिपेट करके कितने बनाएंगे, 4 sp3 सिमिलर इन एनर्जी एंड शेप। तो इसमें बेटा ये तो फुल्ली फील्ड है, हाफ फील्ड तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। हाइब्रिडेशन में आपके वैकेंट ऑर्बिटल्स, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स, आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, फॉर्मूला ऑफ एजुराइट इज, थ्योरेटिकल है बेटा, थ्योरेटिकल में एजुराइट क्या होता है, 2CuCO3 डॉट CuS ट्वाइस, कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का ये और है, ठीक है। तो 83 की बात कर लेते हैं, मतलब दिस इज थ्योरेटिकल, प्योर थ्योरेटिकल, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, रटना है CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस, ऑप्शन नंबर 2। और इस वाले बेटा ऑप्शन नंबर 4 गलत था, ठीक है। 81 में तो 2 आ गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 84 से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फिशर प्रोजेक्शंस हमें बना के दी गई हैं, लेकिन बात ये है कि अपने को पता है कि देखिए फिशर को अपन क्या है 90 से नहीं घुमा सकते, आप प्लेन में 180 से घुमा सकते हो, 90 से उसको रोटेट नहीं कर सकते हो। और डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में जो लोएस्ट कायरल सेंटर होगा ना, फिशर प्रोजेक्शन आपको बनाने की चीज आनी चाहिए बेटा, कि जो लाइन होती है वर्टिकल लाइन, उस पे आपके कार्बन एटम्स आने चाहिए, टॉप मोस्ट पोजीशन पे मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन जो है बेटा वो होना चाहिए। तो ये सारी बातें ध्यान रखते हुए आप करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे, तब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 84,
मुझे क्या ढूंढना है बेटा, डी ग्लिसरल डिहाइड। पहला देखिए, इधर CH3 है, इधर C डबल बॉन्ड OH है, इधर CH2OH है, इधर H है, तो टॉपमोस्ट पर C डबल OH है, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें तो इन्होंने क्या कर दिया बेटा, अगर आप तो इसको इधर लेके आएंगे हम, क्यों, क्योंकि वर्टिकल पोजीशन पर अपने को क्या करने हैं, बेसिकली ये वाला अगर हम समझें, एक मिनट यहाँ पे तो कुछ अलग ही लॉजिक चल रहा है। डी ग्लिसरल डिहाइड में अगर हम बात करें तो पहले ये पता होना चाहिए कि डी ग्लिसरल डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि बेटा एक C डबल OH होना चाहिए, एक OH होना चाहिए, एक आपके पास क्या होना चाहिए, अगर हम बात करें CH हो गया, OH हो गया, एक H होना चाहिए, एक CH2OH होना चाहिए, राइट। तो ये है अपना डी ग्लिसरल डिहाइड का स्ट्रक्चर। अब इसमें इन्होंने क्या बना दिया है, दिस इज सॉरी नॉट कार्बोक्सिलिक बेटा, CHO, ठीक है ना, कि ग्लिसरल डिहाइड बोल रहे हैं तो नाम से लग रहा है एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड में यहाँ पे तो एसिड है, तो सीधा काट फेंको, ये गलत है, हाँ। और डिग्लिसराइड में बेसिकली सेकंड देखिए फिर CHO OH H CH2OH, लेकिन अगर आप सिंपली देखोगे तो आपको होगा सर OH लेफ्ट हैंड साइड में है, बेटा फिशर करेक्ट नहीं है, इसको ड्रॉ करो सही तरीके से। इस CH2OH को क्या करो, वर्टिकल पे लाओ, तो वर्टिकल पे लाओगे तो क्या होगा, आप दो एक्सचेंजेस करने पड़ेंगे, एक एक्सचेंज हम नहीं कर सकते हैं। पहला एक्सचेंज अपने किया, एक्सचेंज नंबर 1 CHO OH H इधर गया, CH2OH इधर गया, फिर दूसरा एक्सचेंज भी करना पड़ेगा, तो इसको इसको एक्सचेंज कर दो, एक्सचेंज नंबर 2, वरना स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल जाएगी बेटा अगर एक ही एक्सचेंज करेंगे तो। इधर OH CH2OH, राइट हैंड साइड में आ रहा है लोएस्ट कैनल सेंटर पे OH, तो ये क्या हो जाएगा, यही डी कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। थर्ड क्यों गलत है देखना, OH H CH2OH COOH, अगेन कार्बोक्सिलिक दे दिया है, सोचना ही नहीं, ग्लिसरल डिहाइड नहीं हो सकता। फोर्थ क्यों गलत है देखना, CH2OH बेटा H है, OH है, CHO है। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड एल्डिहाइड कैन नॉट बी एट द बॉटम, इसको 180 से रोटेट कर दीजिए, 180 से जैसे रोटेट करेंगे CHO इधर चला जाएगा, OH इधर, H इधर, CH2OH इधर, ये तो लेफ्ट में आ गया, ये तो L है, D नहीं है, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 85 पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग रिड्यूसेस फीवर, फीवर में एंटी पायरेटिक ड्रग्स ली जाती है बेटा, तो ऑप्शन नंबर 1 एंटी पायरेटिक। ऑप्शन नंबर 86 क्वेश्चन नंबर क्या है, आपके सॉलिड स्टेट से बेटा ब्राविस्लेटिस जो होते हैं बोल रहे हैं कि एक भी एज बराबर नहीं है एक दूसरे के, और आपके जो एंगल्स बनते हैं किसी भी दो साइड के बीच में, दे आर आल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे वाहियात कौन सा होता है बेटा, ट्राइक्लिनिक, तो ये क्या है, ट्राइक्लिनिक सिस्टम है, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 87 में बोल रहे हैं कि आपकी एक रिएक्शन हुई, XH3 ने H+ एक्सेप्ट किया और XH4+ बन गया, योर X कैन बी नाइट्रोजन, phosphorus, arsenic, antimony, is that it? Yes. तो ये बताओ कि बॉन्ड एंगल में सबसे ज्यादा चेंज अगर हम XH3 से बात करें, यहाँ पे सेंट्रल एटम मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा बेसिकली X H और H, ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो XH3 से XH4+ जो बना है, सबसे ज्यादा चेंज किस बॉन्ड एंगल में आएगा देखना। XH4+ बन गया बेटा, तो X है और 4 अपने पास कोई लोन पेयर है नहीं, sp3 है, तो ये तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा, ठीक है। अब यहाँ जो सबसे कम होगा डेल्टा उतना ज्यादा होगा, तो नाइट्रोजन में आप बात करोगे NH3 में, तो NH3 में तो अपने को पता है बेटा sp3 है और कितना आता है, 107 डिग्री के आसपास आता है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से एंगल थोड़ा 109 से कम हो जाता है। लेकिन बाकी जो है अपने को पता है कि थर्ड पीरियड या उससे नीचे का सेंट्रल एटम हो, सराउंडिंग एटम जो है आपका यानी कि हाइड्रोजन, उसकी इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी 2.5 से कम है। अगेन एक लोन पेयर हो सेंट्रल पे, वो भी है, ड्रैगोज रूल लगेगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। इन सबके सभी जो बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री के आसपास पाए गए हैं, और उसमें भी अगर आप समझो बेटा तो फॉस्फोरस में अगर बात करूं 90 के आसपास है ना इसमें सारे के सारे, तो इसका 92 है, फिर 91 है बेटा, फिर 90 है,
तो ये फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक वाला आ जाएगा बेटा, और लास्ट में आपका एंटीमनी वाला आएगा। ऐसा क्यों है समझना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा सेंट्रल की, यानी कि फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या घट रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा रहेगी, है ना, कॉन्सेप्ट यही है, समझ लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा बेटा एंटीमनी वाला। लेकिन क्यों होगा वो समझते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे एक सेंट्रल एटम है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो जितनी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जो बॉन्डेड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेटा क्या होंगे, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई तो थोड़े इधर की तरफ खिसके हुए होंगे, राइट, एज कंपेयर टू जहां पे m डैश, देखिए ये तो सिमिलर है, ये तो सिमिलर है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा थी। तो इस m डैश के कंपैरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थोड़े ऊपर की तरफ होंगे, इसमें थोड़े नीचे की तरफ होंगे। अब जहां पास में होंगे बेटा रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या बढ़ जाएगा, इसलिए आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस की, आर्सेनिक की, बिस्मथ की, एंड दैट्स द रीजन कि ये 92, ये 91, ये 90। तो सबसे कम नॉट बिस्मथ, एंटीमनी, तो सबसे कम इसमें है, सबसे ज्यादा चेंज 90 से 109 जाएगा, सबसे ज्यादा जो डेल्टा होगा बेटा इसी में होगा। तो SbH3 ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, क्वेश्चन नंबर 88, इन प्रेजेंस ऑफ एयर वॉशिंग सोडा लॉस्ट 9 वाटर एंड फॉर्म मोनोहाइड्रेट। तो जो Na2CO3 था, रिएक्शन भी दे रखी है, डॉट 10H2O, और 10H2O कुछ देर अपना हवा में पड़ा रहा, तो उसमें से उन्होंने जो है 9 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेटा लॉस्ट हो गई उसकी, और केवल 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वहां पे बची है। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, तो एफ्लोरेसेंस बोलते हैं बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल है। सो दिस फिनोमेना ऑफ लूजिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हेन यू नो इफ यू जस्ट कीप द हाइड्रेटेड, आपका जो भी Na2CO3 है, जो भी है हाइड्रेटेड सॉल्ट जो आपका था, उसको अगर आप एयर में ज्यादा टाइम तक रखोगे तो क्या है बेटा, वाटर क्रिस्टलाइजेशन, इट विल लूज वाटर क्रिस्टलाइजेशन एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस नोन एज द एफ्लोरेसेंस। ठीक है, तो एफ्लोरेसेंस अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है, तो 88 के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्या बोला गया है आपके पास, 1,2-डाइमिथाइल, इस तरीके से बेंजीन है। पहले अगर हम देखें तो KMnO4 OH-, दूसरा बेटा H+ है, कुछ A बना, अमोनिया से रिएक्शन करवा के हीट कर दिया, B बना, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, C बना। देखिए ये अपने को पता है कि बेंजीन पे कितनी भी लंबी चेन लगी हो बेटा, ऐसे टिंग 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 कुछ भी कर दो, यहाँ से तोड़ के क्या कर देगा, ये हम इसको ऑक्सीडाइज कर देगा COOH में, राइट, बेंजोइक एसिड में। तो यहाँ से A जो बनेगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, COOH क्या बन गया बेटा, थैलिक एसिड। यहाँ पे तो इन्होंने दे दिया स्ट्रक्चर, कई बार हो सकता है क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाए, थैलिक एसिड दे दे और फिर स्ट्रॉन्ग हीट कर दे, थैलिक एसिड आ गया, फिर अमोनिया से रिएक्शन कराओ बेटा, अमोनिया बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा आपके पास, बेंजीन है, COO-, NH4+, COO-, NH4+, लेकिन थोड़ा हीट भी कर रखा है, तो यहाँ से बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगी, पानी उड़ा दो और यहाँ पे अमाइड बनेगा, दिस इज योर B। लेकिन B को ही अगर आप स्ट्रॉन्ग हीट कर दोगे तो बेटा यहाँ से अमोनिया भी निकल जाएगी, तो C+O N C+O ये बन जाएगा, और ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। लास्ट क्वेश्चन बेटा, डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, क्वेश्चन नंबर 90। तो अगर आप बात करो भाई अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है भाई, आपका जो 5th कार्बन पे जो OH है वो बेटा अटैक करेगा आपके एल्डिहाइड कार्बन पे, और उसकी वजह से जो आपका OH वहां पे बनता है बेटा, वो आपका राइट हैंड साइड में हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी, फिशर प्रोजेक्शन में बात कर रहे हैं, राइट में आता है तो जो साइक्लिक आएगा उसमें नीचे की तरफ आएगा बेटा अल्फा होता है, और अगर लेफ्ट में कर दोगे, क्योंकि बेटा वो sp2 कार्बन था उसको अपन ने sp3 बनाया, तो अटैक की पॉसिबिलिटी दोनों ही है, ऊपर से भी अटैक कर सकता था 5वें कार्बन वाला OH, नीचे से भी, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो OH है उस सेंटर पे वो 2 स्टीरियोकेमिस्ट्री वहां पे उसकी पॉसिबल है ना। तो अगर तो अपने को पता है एनोमर बोलते हैं, एनोमर इज नथिंग बट आपका जो
हेमी एसिटल वाला कार्बन है उस पे अगर आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग हो बेटा तो उसको एनोमर बोलते हैं। एनोमर इज सबसेट ऑफ एपीमर। एपीमर में आपकी कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री हो सकती है। इट डजंट हैव टू बी द हेमी एसिटल कार्बन, इट कैन बी एनी स्टीरियो सेंटर इन द होल जो आपका कंपाउंड है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 19 तो अल्फा और बीटा में 1 2 3 4 यहाँ पे CHO बेटा ये ग्लूकोज है, जो पोजीशन मैं फिल नहीं कर रहा हूं उनको बना लेना H। देखिए फंडा समझाना चाह रहा हूं मैं, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे मत जाइए। यहाँ पे डबल बॉन्ड OH है, राइट बेटा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जब अटैक करेगा तो OH लेफ्ट में भी जा सकता है और या फिर उस अटैक को मैं ऐसे भी कर सकता था, OH राइट में बनवा दूं फिर अटैक करवा दूं, ठीक है। तो वही है, अगर ये राइट वाला हुआ बेटा ये अल्फा हो जाएगा, ये लेफ्ट वाला हुआ तो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी देखेंगे CH2OH, ये वाला जो है ये अल्फा है बेटा, ठीक है, और जो ऊपर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा पोजीशन ये क्या है आपके एनोमर्स हैं, और तो एनोमर्स हैं तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा बेटा 2, ठीक है। कभी एग्जाम में आ जाए एनोमर एपीमर दोनों ऑप्शन हो तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट वुड बी एनोमर नॉट एपीमर, ठीक है। और यहीं पे बेटा हमारा इसका डिस्कशन खत्म होता है। आई होप आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। इसके अलावा कुछ बचता है तो अगेन द सेम थिंग, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू अस, आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। यू कैन ड्रॉप योर डाउट्स ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो मिलते हैं बेटा अगला जो अपना होगा FST 4 उसके सॉल्यूशन में हम मिलते हैं। थैंक यू।